होने वाली है गाइस। दिसंबर से आपका टेस्टिंग जो है ना वो डेली होगा, ठीक है। मतलब आपका भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बैच 1 1 2 का, बैच 1 2 का तो डेली होगा ही होगा। आप लोग का भी डेली टेस्टिंग होगा। डेली टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका रोज टेस्ट, ठीक है, रोज टेस्ट, और फिर वीक में, वीक के एंड में मेजर टेस्ट, जो ऐसे होता है, ठीक है। तो एक तो चीज ये थी। सेकंड चीज, जैसे मैंने बोला कि सबके लिए वो ब्रेक था, दिवाली का ब्रेक सबके लिए ब्रेक था। हाँ, हमारे कुछ कुछ 12th के लेक्चर्स तो थे, लेकिन 11th का पूरा ब्रेक था। तो जो पीपीटी वाला चीज है, ठीक है, तो आज जरा पीपीटी वाला चीज मिसिंग है, ठीक है। वो दो रीजन से मिसिंग है, क्योंकि मतलब जो एनिमेटर है वो भी आउट ऑफ टाउन होके वो भी गायब हो गई है। तो उसने पीपीटी मतलब हमने बनाया नहीं। उसके बाद दिवाली के दिन तो दिमाग में ही नहीं था कि पीपीटी टाइप की कोई चीज होती है जो बनानी है, ठीक है। तो जो भी है, आज का लेक्चर जो होगा, वापस में बोल रहा हूं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, बराबर। तो मैं आपको ना वापस एक टारगेट देता हूं, आप लोग की पीपीटी। तो देखो, तो आपको भी बेसिकली मैं टारगेट दे रहा हूं कुछ चीजों को, ठीक है। अब टारगेट देखो क्या है। जिन लोगों का, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुन लो, क्योंकि एकदम लेक्चर के स्टार्ट में बता रहा हूं मैं। आज पहला लेक्चर है, तो आज मैं एकदम ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, 2.5 घंटे का अगर लेक्चर नहीं लूंगा, अपन आराम आराम से आज पढ़ाएंगे, ठीक है। और ज्यादा कुछ मतलब आज बर्डन नहीं करेंगे, आपका कल परसों से प्रॉपर फ्लो में चालू हो जाएगा, क्योंकि एक 10-12 दिन के ब्रेक के बाद सडनली बहुत लंबा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। इवन मुझे भी खड़े होने की अभी आदत नहीं है बहुत टाइम से, ठीक है। तो वो एक चीज हम लोग देख लेंगे। मतलब आज थोड़ा सा लेक्चर अपना एकदम ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको जिन लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखा नहीं है, अगले फ्राइडे तक आपके पास 4 दिन है, ठीक है। मैं वीडियोस शेयर करूंगा कि ये वीडियोस देखने हैं, ये लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। तो बैच 2 के देखने के थे ना 4 लेक्चर? हाँ, बैच 2 के 4 लेक्चर देखने के थे ना? हाँ, बैच 2 के अराउंड 4 लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा, वो वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा चाहिए तो। लेकिन जो प्लेलिस्ट है बैच 1 एंड बैच 2 का, सॉरी बैच 2 का जो प्लेलिस्ट है, उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 4 लेक्चर्स देखने हैं। कुछ लोगों ने जेवाईसी के भी लेक्चर्स देखे ना, आप में से कुछ लोगों ने जेवाईसी के लेक्चर्स देखे होंगे शायद, यस सर, मैंने एक ठीक है। देखा है। एक देखा था, तो आप मतलब दोनों चीज कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो जेवाईसी के लेक्चर्स भी अलग है, क्योंकि जेवाईसी के लेक्चर्स में ना टाइम पास नहीं, आपने देखा होगा, राइट। जेवाईसी के लेक्चर्स एकदम फास्ट ट्रैक में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको फटाफट समझ में आएगा, आपको समझने के लिए रेगुलर लेक्चर देखो, रिवीजन के लिए जेवाईसी के लेक्चर देखो। देखो, हमेशा दो चीजें ध्यान में रखना। एक, आप लोग क्या करते हो, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो आप नोट्स बनाते हो अपने, तो नोट्स से सबसे बेस्ट रिवीजन होती है, ठीक है। कभी कभी आपको रिवीजन करना है ना, तो वीडियो मत देखो, मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो मत देखो, आपके नोट से रिवीजन करो। मतलब जैसे आपने 5 बार रिवीजन, आपको एक टॉपिक का आपने 5 बार रिवीजन किया, तो 5 में से एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको नोट से रिवाइज करना है, मतलब नोट से याद करने की कोशिश करनी क्या क्या पढ़ाया था। जब आप वापस वीडियो देखते हो, मतलब आपको रिवीजन करना है, आपने वापस वीडियो दिखा है और देख लिया, तो आप आपका दिमाग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये जो चीज है, तो ये चीज आपको करनी है, मतलब रिवीजन नोट से करना है। कभी कभी आप रिवीजन के लिए मेरे यूट्यूब वाले जो जेवाईसी के वीडियोस यूज कर सकते हो। आजकल जो मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं वो सारे मास्टर क्लास के चैनल पे जा रहे हैं, बराबर ना, जो अपने क्लोज ग्रुप के लिए मास्टर क्लास का एक चैनल बना है यूट्यूब पे, वहां पे जा रहे, वहां पे अपने नॉर्मल रेगुलर लेक्चर जा रहे। अभी मेरे जो यूट्यूब पे वीडियोज आएंगे, तो यूट्यूब पे मेरे लाइव क्लास के वीडियोज नहीं आएंगे अभी, नहीं, थोड़ा और एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म होने के बाद कोई भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब फिजिक्स शो वाले पे नहीं डालूंगा लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स। वहां पे एक अलग वाले लेक्चर जाने वाले, अलग वाला मतलब वो, क्योंकि मैंने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मैंने बोला था ना, अलग अलग वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियोस, फिजिक्स का वो चीज, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो, जिससे सब्सक्राइबर्स बढ़े, वो वाले वीडियोस जाएंगे मेरे वो चैनल पे, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो आपको मास्टर क्लास का चैनल जो है ना वही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब मेरा वो फिजिक्स वाला चैनल भी फॉलो करते रहो, उसको तो आपको बढ़ाना ही है, ठीक है। लेकिन वीडियो लेक्चर्स के लिए उसको फॉलो करो, ठीक है। और गाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं, हाँ, और कैमरा वाला भी, मतलब जो ऑलमोस्ट अभी जो
कैमरा का सब कुछ सेटअप बिटअप भी आ चुका है, लेकिन हम लोगों ने उनको छुआ नहीं। ठीक है, कैमरा का वो पिन वगैरह भी आ चुका है, लेकिन हम लोग ने उसको टच नहीं किया था क्योंकि हम भी यहाँ पे नहीं थे। अब 1-2 दिन R&D करके अपन उसको अगले हफ्ते से चालू कर देंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो कैमरा से भी जा सकता है। हम चेक करेंगे कि कितना सक्सेसफुली जाता है, नहीं गया तो फिर कैमरा से रिकॉर्डिंग होगा, उसको एडिट करके अपन यूट्यूब पे डाल देंगे, या मतलब आपके लिए डाल देंगे, मतलब रिवीजन के लिए आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है गाइस, 1 मिनट अभी मुझे जरा, कोई किसी को कुछ मतलब कुछ पढ़ते वक्त कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया या कुछ ऐसा कुछ फेस किया आपने? नॉट रियली सर। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका सिर्फ काइनेमेटिक्स है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने देखा है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपके, मुझे लगता है वीडियो देख के आपको समझ में आ चुका होगा ना, या नहीं आया? यस सर, समझा। तो काफी हद तक समझा है। यस सर। हाँ, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो ही जाऊंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा। तो आज आपको थोड़ा सा रिपीट वाला चीज लगेगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के मैं वैल्यूज बदल दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने वीडियो देखा भी नहीं है। तो अगले हफ्ते में तो वीडियो आपको देख के ही बैठना है, मतलब अगले हफ्ते क्या बोल रहा हूँ मैं, अगले लेक्चर में। ठीक है, हाँ, कुछ कोई बोल रहा था? हाँ बोल। Sir, I have little bit doubts in the Newton laws of motion, so I can ask you when you're teaching right now. So that's the only problem I faced during studying like Newton laws of motion with the videos and stuff. नहीं ठीक है, वो तो अभी हो जाएगा ना, लेक्चर तो चलने वाला। मैंने क्या बोला था Yes, आपको? sir. एनएलएम, और उसके बाद जैसे ही आपका एनएलएम खत्म होता है, एनएलएम Friction. आप पैरेलल ट्रैक में फ्रिक्शन देख सकते हो, उसके बाद आप लोग सर्कुलर मोशन देख सकते Yes, हो, sir. उसके बाद आप वर्क पर एनर्जी देख सकते हो, आगे का आगे क्या चीज समझ में आएगा। ठीक है, रिवीजन इज ऑलवेज बेटर गाइस। आपके पास टाइम है, देखो वीडियोस को, देखो और फिर लेक्चर में बैठो। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलो अभी मैं इसका यहां से स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। स्क्रीन शेयर करना है, ऐसे ही पढ़ाना है? सर स्क्रीन शेयर कर दो, फिर लोगों के स्क्रीन शेयर काम कर दो। आता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जिनको जिनको नोट्स के लिए काम आता है, और जिनको यहाँ पे देखना है, जिनको मैं इस तरीके से देखना है, वहां पे आप डबल क्लिक कर सकते हो, ये दिख जाएगा। और कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग देखना है तो स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करो, वो आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपको जिस तरीके से जो भी करना है। सर हमने अगर लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, तो अभी वापस बनाने की जरूरत है? नहीं, बनाओ, नोट्स तो बनाने हैं भाई। ओके सर। सर हाँ बोलो बोलो भाई। सर वो काइनेमैटिक्स का जो लास्ट वाला पार्ट है, ग्राफ्स वाला, वो कब कवर होगा? ग्राफ वाला पार्ट काइनेमेटिक्स का, वो जरा 1-2 लेक्चर के, मतलब इस अगले हफ्ते कर देंगे उसको। ओके सर। वो दोनों का कंबाइन रहेगा, तो शायद से अगले हफ्ते में, या फिर इस हफ्ते के, नहीं अगले हफ्ते में, अभी इस हफ्ते में नहीं, कि वहां पे भी एक चीज चल रही है, दोनों का कंबाइन लेक्चर लेने वाले मेरे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देख लो, मतलब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM। ठीक है, न्यूटन
लॉज ऑफ मोशन, हम लोग एनएलएम बोलेंगे हमेशा इसको, ठीक है, हम पूरा का पूरा वर्ड नहीं बोलेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स अपना बेसिक मैथ्स था, राइट, मैंने क्या बोला था, बेसिक मैथ्स ऑफ मैकेनिक्स था काइनेमेटिक्स। वैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है ना, बहुत ही मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे फिजिक्स के लिए। मतलब आपको हर एक चीज, फोर्सेस को कैसे हैंडल करना है, इस चैप्टर से आपको पता चलने वाला है, ठीक है। तो मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, सारे फोर्सेस, उनको किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या करना है, उनका काम क्या है, वो हर एक चीज देखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ना, आपको पता ही है कि लाइक फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, अभी कुछ कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो फोर्सेस आप चैट पे लिखो, बोलो मत, कोई भी बोलेगा नहीं, चैट पे लिखो कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोले थ्री, कुछ लोग बोले ये एक, ओके, तो अलग अलग लोगों ने बोला 5, ये वो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक्चुअली ना फोर्सेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, फिर उसके बाद मतलब आगे जाके और अलग 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 फोर्सेस अपने पास आएंगे, ठीक है। तो फोर्सेस तो बहुत है, फोर्सेस बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को जो पढ़ना है गाइस, अपने को जो पढ़ना है, मतलब पूरे मैकेनिक्स में जो पढ़ना है, वो मैकेनिक्स वाले फोर्सेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्सेस बहुत सारे टाइप के, लेकिन जो मैकेनिक्स में पढ़ना है, जो मैकेनिक्स के अराउंड 10 चैप्टर्स आएंगे अपने, राइट। तो मैकेनिक्स के जो 10 चैप्टर्स में लगने वाले फोर्सेस मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। जो फोर्सेस बाद में जब अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, जैसे अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तो उसमें एक अलग फोर्स आएगा, अगले साल मैग्नेटिज्म आएगा तो मैग्नेटिज्म में अलग फोर्स आएगा, ठीक है। वो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ अलग फोर्स आएगा, तो वो सब फोर्सेस तो अपन तब पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन फोर्सेस का इन जनरल किस तरीके से उसको डायग्राम बनाना होता है, वो सब कुछ अपन देखेंगे। तो अपने जो फोर्सेस अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस सेम टू सेम मैंने नोट्स में बनाया था, तो पहला 10 मिनट आपके लिए एकदम सेम जाएगा, ठीक है। एकदम सेम मतलब ऐसा लगेगा कि एकदम रिपीट चीजें हो रही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो पहला टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। गाइस अभी मैंने वो पीपीटी वो वाला चीज बनाया नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन से टाइप के फोर्सेस आते हैं मैं आपको बता, तो सिंपल जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रेविटी। अपने को तो सिर्फ एक ही फोर्स पढ़ना है, जो कौन सा है, ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटी फोर्स में सिंपल सी चीज है, ग्रेविटी को हम लोग mg लिखते हैं, मास इंटू ग्रेविटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अपने को बाद में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में और कोई फोर्स आएगा, इलेक्ट्रो वाला फोर्स आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब अपन इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, अब ये सारे जो फोर्सेस है अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन चीजों को तो बाद में अपन पढ़ लेंगे, तो अभी के लिए तो ये अपने को काम का नहीं है, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट क्यों बोला है, क्योंकि अपन ग्रेविटेशन में इसको अच्छे से और पढ़ेंगे कि लेट्स से मेरा ये जो ईयरफोन है, मतलब और ये मेरा जो पेन है, इसके अंदर भी फोर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो ग्रेविटेशन में अच्छे से अपन पढ़ने वाले, तो वो भी फोर्स है, मतलब फोर्सेस हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे के अंदर होता है। लेकिन अपन जो अभी फोर्स पढ़ने वाले हैं गाइस, अपन जो फोर्स पढ़ने वाला है वो फोर्स एकदम सिंपल है। आपको पता है वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है अपन अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ का तो बहुत बड़ा मास है, और अर्थ अपने को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, अर्थ अपने को खींच रहा है, अर्थ अपने को खींच रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचते हैं, तो अर्थ जो अपने को खींच रहा है ना, वो जो फोर्स है उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटी फोर्स। तो जो mg लिखा है मैंने, वो अर्थ अपने को खींचने वाला फोर्स है। मून का अपने ऊपर भी फोर्स रहेगा, जो मून है ना बहुत दूर, सन भी है, वो भी अपने ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स इसमें इन्वॉल्व है क्या, वो फोर्स में इन्वॉल्व नहीं है गाइस। इसमें सिर्फ कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, हम लोग जब ग्रेविटी फोर्स बोलेंगे तो अर्थ ने अपने ऊपर लगाने वाला फोर्स इन्वॉल्व है, बस। तो यही अपन करेंगे, और सिंपल सी बात है, mg is always acting कहाँ पे, it is always acting towards the downward. center of earth, downward, तो it is always acting towards the center of earth, center of earth के ऊपर। लेकिन अपन अर्थ बहुत बड़ा है तो अपन सरफेस फ्लैट मानते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटी, ठीक है। मैं डायरेक्शन वगैरह सब कुछ बताऊंगा, अभी के लिए तो सिर्फ मैं एकदम थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूँ। फिर सेकंड में आएगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये भाई बहुत, कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दोनों फोर्सेस जो मैं लिखने वाला हूँ
दोनों फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला फोर्स आता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और सेकंड आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन को अपन लिखते हैं स्मॉल एफ से। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है पता है? अब आप वीडियो की तरफ देख सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, मतलब वीडियो के ऊपर डबल पिंग करो, समझ में आएगा। एक मिनट जरा। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे कुछ चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक टेबल मान लो, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पेन रखा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर पेन रखा या इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पेन रखा, तो अब यहाँ पे ये जो सरफेस है, मुझे तो एक्सिस कितनी होती है अपने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ पे अपन ने देखा तो एक एक्सिस जो पैरेलल है, पैरेलल, ये एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, उसको एक पैरेलल है ना, और एक है उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चीज को अपन क्या बोलते हैं हमेशा? नॉर्मल, राइट। तो ध्यान में रखना, सपोज मैंने एक एक्सिस एक्स एक्सिस मानी, मैंने वाई एक्सिस मानी, तो जो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, इस केस में वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, राइट। तो जो फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स इस सरफेस के पैरेलल है उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? फ्रिक्शन। लेकिन ये दोनों फोर्स कब आएंगे? देखो यहाँ पे मेरा जो वीडियो है ना, उस पर डबल टैप करो। हाँ, अभी इधर बोलो मत, क्योंकि बोलोगे तो वो मेरा वीडियो गायब हो जाएगा बाकी सारों के लिए, ठीक है। अब एकदम सिंपल सी बात है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आप देखोगे जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखते हैं तब, मतलब जब कांटेक्ट होता है तब, मतलब मैं इस पेन को सपोज कांटेक्ट ही नहीं करवाया, देखो ये टेबल है, उस टेबल का इस पेन के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 0। फ्रिक्शन भी की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये कांटेक्ट फोर्स कब आता है? जब कांटेक्ट होता है। सिंपल सी बात है। तो पहले एकदम सिंपल सी बात, लेकिन मुझे तो इन दोनों चीजों का कांटेक्ट नहीं है, उसके बाद भी कौन सा उनके ऊपर फोर्स, कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स तो है ना, भाई ग्रेविटेशन तो फोर्स है, राइट, इसके बारे में हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अपने को इन दोनों ऑब्जेक्ट का कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, अपने को इस पेन के ऊपर एक ही फोर्स है, ग्रेविटी, जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नीचे, टुवर्ड्स द डाउन, मतलब ये अर्थ से गिर रहा है, क्योंकि कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती ग्रेविटी के लिए, तो इसलिए उसको हम लोग नॉन कांटेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल एंड फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट की जरूरत होती है, मतलब ये पेन का इसके साथ कांटेक्ट हुआ तो ही नॉर्मल फोर्स भी आएगा और फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। पर इतना ही ध्यान में रखना, नॉर्मल फोर्स इज पैरेलल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरेलल का सिंबल आपको प्रॉपर लिखना है। फ्रिक्शन फोर्स इज, सॉरी गलती किया मैंने, नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो फोर्स आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट वाला फोर्स। अटैचमेंट मतलब क्या? टू बॉडीज आर अटैच्ड बाय टेंशन। ठीक है। अब सम मीन मतलब क्या? आपको पता है, दो बॉडीज को मैं अटैच करता हूं, आइदर स्प्रिंग से नहीं तो स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे ना दो टाइप के और फोर्स आएंगे। स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग, आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है? नॉर्मल जो स्ट्रिंग होती है, जैसे मैंने एक बॉडी रखी, ठीक है, मैंने एक दूसरी बॉडी रखी, ये मेरी M1 बॉडी है, ये मेरी M2 बॉडी है, इसको मैंने कनेक्ट किया एक स्ट्रिंग से, तो ये होती है स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है, उस स्ट्रिंग के फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स इस केस में होता है, ये टेंशन T होता है। और एक फोर्स आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। देखो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अपन बात करने वाले, अभी के लिए सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज लिख रहा हूं, मतलब ये बोरिंग वाली चीज है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, मतलब बोर्ड्स वाली चीजें है। अभी के लिए तो सिर्फ टाइप्स ऑफ फोर्सेस बोर्ड के फॉर्म में बता रहा हूं मैं, लेकिन अभी जेई नीट के लिए वो आ जाएगा आगे। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग इस तरीके से दिखती है, तो स्प्रिंग फोर्स को हम लोग लिखते हो Fs करके अपन लिखते हैं, और उसके बाद में मैं डिराइव भी करूंगा, मतलब बाद में आपको बताऊंगा अच्छे से कि फोर्स, स्प्रिंग फोर्स होता है Kx। ना व्हाट इज K एंड व्हाट इज X वो अभी मत पूछो, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, लिखने के लिए, ठीक है, अभी लिखने के लिए मैं लिख देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है, कैसा है, बाद में आपको पता चलेगा। और X को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन या कंप्रेशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। ये मैं एकदम बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो चीज ध्यान में रखना गाइस, मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको बताया, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्यन में तुझे अनम्यूट करता हूँ, पहले यहाँ पे देख ले। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आपको अभी यहाँ पे टोटल देखेंगे तो कितने टाइप के फोर्सेस आए बताओ मुझे। कुछ लोगों ने लिखे थे 4 या 5, जो कि सही था, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखो ग्रेविटी mg, बराबर ना, ग्रेविटी mg था। फिर उसके बाद कौन सा फोर्स था? नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन,
स्प्रिंग, ये 5 फोर्सेस ही पूरे मैकेनिक्स में बहुत अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे मैकेनिक्स में खास करके सिर्फ इन 5 प्रोसेस के अपन अलग अलग फॉर्म में आते रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना मैकेनिक्स, पूरा का पूरा मैकेनिक्स मतलब अराउंड 8 से 10 7 से 8 चैप्टर्स, 8 से 10 चैप्टर्स स्केलर वेक्टर कैलकुलस को काइनेमेटिक्स को पकड़ के अराउंड 10 चैप्टर्स यही सब फोर्सेस आएंगे, ठीक है। तो पहले फटाफट जो मैंने लिखा हुआ है, आपने लिखा भी होगा तभी वापस लिखो, फास्ट लिखो, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी सी अलग होने वाली है, ठीक है। लिखो फटाफट, तब तक मैं डबल अनम्यूट करता हूँ डबल लोगों को। हाँ डबल डबल लिखे, वो भी लिखा है। हाँ, डबल डबल लिखो, डबल डबल लिखो। सर हाँ बोलो। सर हम लोग फ्रिक्शन के सम्स कर सकते फ्रिक्शन के सम्स हैं क्या? हाँ कर, मतलब फ्रिक्शन के सम्स, तुमने फ्रिक्शन देखा क्या? यस सर। हाँ यस सर। तो फिर करो। सर हाँ बोलो बोलो। सर आज के लेक्चर में स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ाओगे आप? ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पढ़ाएंगे ना, स्प्रिंग फोर्स तो नहीं पढ़ाएंगे। स्प्रिंग फोर्स तो डायरेक्टली आएगा सर वर्क स्प्रिंग एनर्जी नहीं, पावर। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंस्टेंट नहीं, स्ट्रिंग कंस्टेंट नहीं जाएगा ना। आज मैंने बोला ना, आज एकदम बेसिक, इतना धीरे लेक्चर जाएगा। जिन लोगों ने कुछ कुछ दिवाली में मिस किए हुए लेक्चर सब देख के रखो फ्राइडे को, तो मेरे को अगले हफ्ते तक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म करना है। ओके मतलब सर। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, मैं तो नॉर्मल अपनी स्पीड में ही जाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनएलएम फ्रिक्शन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मुझे उसको ना एकदम ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको भगाना नहीं है। और डबल डबल पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूँ वापस रिवीजन करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। सर मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना फिजिक्स में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसका मैकेनिक्स के रिवीजन ऊपर, होएगा बाद में, हाँ, मतलब वो पूरा वो सब होगा, पूरा वो खत्म होगा। होने के बाद। हाँ 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 ओके सर हाँ बोलो। सर आपने वो एक बार बोला था कि रोबोटिक्स और मैकेनिक्स में अगर कुछ चूज करना है तो मैकेनिक्स चूज करना है, लाइक चूज करने का and मैकेनिकल। वगैरह वगैरह। यस, तो यू हैव टू टेक अ लेक्चर आल्सो ऑन इट, लाइक एन यस सर, एक इंटरैक्टिव। थोड़ा आप कर दो ना, क्योंकि वो दूसरे सर ने किया था, कंफ्यूज हो गए थे सारे। नहीं समझा नहीं मुझे, क्या बोल रहा है? सर क्योंकि आपने जो बोला था कि हम्म कॉलेजेस कौन सा अच्छा है, सिटी हम्म वाइज वो सब, और हाँ वो तो सर मैं, ने एकदम अलग बोला था। कौन, वो अनुराग सर? अनुराग सर, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बोला था। हाँ हाँ तूने बोला था। सो मैं इफ यू एक कैन उसके टेक अ ऊपर इन लेक्चर ऑन जनरल इट मैं देन। हाँ मैं एक सेशन ले लूंगा, चाहिए तो मतलब आज भी सेशन रख सकता हूँ मैं वैसे। मतलब आज, मतलब ये अपने लेक्चर में मैं जैसे बोला ना, कुछ कुछ लोगों ने देखा नहीं, कुछ पढ़ा के थोड़ा सा मैं कॉलेज के ऊपर इन जनरल वो कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर, आज ही थोड़ा सा फंडे दे देता हूँ मैं आज आपको, क्योंकि ठीक है जस्ट सर। अभी दिवाली से आप निकले हो, एकदम ज्यादा भी मतलब अभी फटाफट ग्रिप आ जाएगी, 1-2 दिन लगेगा आप लोग को भी सेटअप होने को, और हमको भी सेटअप होने को। मैं बोल रहा हूँ ना वापस, कभी मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं बैठता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को बैठना पड़ेगा, बैठ के पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया आपका? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो आपने लिखा हुआ है, वैसे इसमें कुछ ज्यादा लिखना टाइप तो है नहीं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो,
जैसे मैंने बोला कि अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यार सारे फोर्सेस के अभी मैंने यहाँ पे वापस वो लिख देता हूँ। ग्रेविटी फोर्स है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो इतने सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, जिनमें पहले अपन क्या करेंगे, पहले दो लेक्चर्स हम लोग ग्रेविटी, नॉर्मल एंड टेंशन, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि फ्रिक्शन अपना अलग से चैप्टर आता है, तो फ्रिक्शन अपन तब पढ़ लेंगे अलग से चैप्टर में। और स्प्रिंग फोर्स हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर में। कुछ लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कुछ क्लास में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा नहीं है, तो मैं वर्क एनर्जी पावर में ही पढ़ाता हूँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का भी पार्ट, ठीक है, क्योंकि तब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो स्प्रिंग फोर्स हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, वर्क एनर्जी पावर में। तो अपन सिर्फ अभी अपने को ना ग्रेविटी, नॉर्मल एंड टेंशन, ये तीन ही फोर्सेस को ना अभी के लेक्चर, मतलब पूरा जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 3-4 लेक्चर होंगे, उसमें अपने को तीन ही फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ना हाउ टू ड्रॉ, मतलब एक तो चीज हो गई भाई कि चलो मतलब ये फोर्सेस तो पढ़ना है, लेकिन बॉडी के ऊपर उस फोर्सेस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं FBD। नाउ व्हाट इज FBD? FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये आपको लिखना है, दिमाग में डाल दो। FBD का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, अब फ्री बॉडी का डायग्राम का मतलब एकदम मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, एक मिनट, कोई तो फेस पाउडर मुझे, हाँ नहीं फेस पाउडर मिला है, नहीं एक तार है अपना, चलो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ना एकदम सिंपल, ठीक है, पहले वीडियो देखो, वीडियो पे डबल क्लिक करो तो वीडियो दिखेगा आपको, और कोई कुछ बोलो मत। अब जैसे ऐसा पकड़ लो, एक टेबल है और एक टेबल के ऊपर एक कार है, देखो यहाँ पे एक कार है, टेबल के ऊपर है। अब मुझे बताओ, ये जो कार है, ये टेबल नहीं होता तो कार कहाँ पे जाती, सीधा नीचे, ठीक है। तो कार सीधा नीचे जाती, सपोज टेबल नहीं होता तो। लेकिन हुआ क्या, वो कार नीचे क्यों जाती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी, mg, ठीक है। तो mg फोर्स तो हमेशा इस कार के ऊपर नीचे एक्ट कर ही रहा है, तो उसके वजह से कार तो नीचे जानी ही वाली है। वीडियो को क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ। जैसे ही मैंने कॉन्टेक्ट लाया, मतलब मैंने एक टेबल लाया या ग्राउंड लाया, ठीक है, जैसे ही मैंने ये ग्राउंड लाया और इसके ऊपर इस कार को रखा, तो अब क्या हुआ, इन दोनों में कांटेक्ट आया। तो ग्रेविटी mg जो होता है वो एक्टिंग डाउनवर्ड होता है, बराबर। तो मैं इस फोर्स को ड्रॉ करूंगा mg। किसी का तो माइक चल रहा है, माइक बंद करके रखो, माइक बंद करो भाई। हाँ, अब ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन जैसे ये नॉर्मल आया, जैसे नॉर्मल फोर्स में जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि इसके साथ कॉन्टेक्ट हुआ, तो इसके वजह से एक कॉन्टेक्ट फोर्स आया, ठीक है। जैसे इस केस में दो कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, लेकिन मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन को डिस्कस करना ही नहीं ना अभी, तो नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फोर्स मुझे बताओ, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है और उसको कौन अड़ा रहा है, फिर कौन रुका रहा है उसको, नॉर्मल फोर्स ही तो रुका रहा है। अरे भाई नॉर्मल फोर्स नहीं रुका तो क्या होता है, ये गाड़ी सीधा नीचे चली जाती है, इसके अंदर घुस जाती है, लेकिन नहीं घुस रही है बेसिकली। तो ध्यान में रखना, जितना ग्रेविटी था उतना ही कौन सा फोर्स था, जितना ग्रेविटी था उतना ही कौन सा फोर्स था, नॉर्मल। लेकिन ये ड्रॉ कैसे करेंगे, अभी तो ये मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया कि भाई ये सब फोर्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई फ्रिक्शन होगा, कार ऐसे आगे आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन होगा, कुछ आगे या पीछे, तो जो भी है। लेकिन इन फोर्सेस, अपने को पता है फोर्सेस कुछ ना कुछ लग रहे हैं बॉडी पे, लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इन फोर्सेस को ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, वर्ड जो यूज करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। सो नाउ व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम एकदम सिंपल होता है, ध्यान से सुनो क्या होता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम वो चीज होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ रूल्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स है। अब कुछ रूल्स में मैं मतलब रूल्स मतलब क्या, 2-3 ही रूल्स है, ऐसा कुछ बड़ा रूल नहीं है। पहला रूल क्या है, द फर्स्ट रूल ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, बॉडी को इंडिपेंडेंटली ड्रॉ करना है। मतलब ऐसा पकड़ लो, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक के ऊपर चौथा ब्लॉक, तो अपन क्या करेंगे, सारे ब्लॉक्स को क्या करेंगे, अलग 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 करेंगे। तो पहले क्या, बॉडी को क्या करना है, बॉडीज को क्या करना है, फ्री करना है, ठीक है। पहले बॉडीज को फ्री करना है, उसके बाद फ्री करने के बाद बॉडीज को मैंने फ्री किया, मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया उसको। उसके बाद मैंने क्या किया, बॉडी का शेप एंड साइज डजंट मैटर। देखो, शेप एंड साइज डजंट मैटर, ठीक है, शेप एंड साइज मैटर नहीं करता, ठीक है, इट डजंट मैटर किस कहां से सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, सेंटर से, ठीक है। तो सारे फोर्सेस को अपन ड्रॉ करेंगे कहां से, मैं यहाँ पे टर्म लिखता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज COM।
कोई Center of बोल mass. सकता है सेंटर ऑफ मास, मतलब मास का सेंटर से अपन फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास से सारे फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे। बस इतना चीज ध्यान में रखना। मतलब मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूँ, एकदम एग्जांपल बताता हूँ मैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अपन ने पीछे वो किया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये टेबल था, जैसे मैंने टेबल दिखा यहाँ पे, उसके ऊपर एक कार थी। अब मैंने क्या बोला, कार का शेप एंड साइज मैटर करता है क्या? नहीं करता। तो कार का सपोज शेप एंड साइज मैटर नहीं करता, और मैंने बोला ये 8 kg का मास है। कितना? 8 kg का मास है। अब 8 kg का मास एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने बॉडीज है? यहाँ पे कितने बॉडीज है? 8 kg बॉडी है, सरफेस है, ग्राउंड, अर्थ, ग्राउंड है। लेकिन मुझे तो ग्राउंड का कोई पूछता है कि अपने को ग्राउंड से अपने को क्या लेना देना है? अपने को मेन बॉडी क्या है? 8 kg। तो अपना यहाँ पे बेसिकली 2 बॉडीज है, लेकिन अपन कौन से बॉडी के ऊपर स्टडी करेंगे? सिर्फ 8 kg के ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, पहले 8 kg को ना सेपरेटली ड्रॉ करेंगे। देखो अब तुम लोग को पता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा होगा। 8 kg के ऊपर एक फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आएगा नीचे। अब मैंने जी की वैल्यू ना 10 ले ली। अब मेरे क्वेश्चन में जी की वैल्यू में 10 लेता हूँ, तो मुझे होता है 8 इंटू 10 mg। कितना होगा? 8 इंटू 10, तो 80। तो मुझे होता है 80 न्यूटन। अब फोर्स किस में मतलब मेजर होता है? जैसे एसआई यूनिट हम लोग पढ़ रहे, तो एसआई यूनिट में किस में मेजर होता है? न्यूटन में। तो फोर्स मेजर होता है न्यूटन में, मतलब एसआई यूनिट में। और सीजीएस यूनिट में किस में मेजर होता है गाइस? सीजीएस में डाइन में, ठीक है। तो अपन अभी न्यूटन की बात करते हैं। तो 80 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, जो कि उसका ग्रेविटी मतलब mg फोर्स है। मुझे बताओ उसको उड़ाने के लिए कौन सा फोर्स आने वाला है? उसको उड़ाने के लिए कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल नॉर्मल फोर्स। अब सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर कहाँ पे आना चाहिए? कहाँ पे आएगा? वर्ड्स ऊपर। अब नॉर्मल फोर्स आएगा ऊपर बाय लॉजिक, नहीं तो बॉडी भाई नीचे जाता। और मुझे बताओ एक फोर्स नीचे खींच रहा है, एक फोर्स ऊपर खींच रहा है, और बॉडी उधर ही रह रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों फोर्स वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपका जो दिमाग है छोटा सा, उसको लगा कि आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। और आप बोलेंगे चलो n की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई रूल नहीं बनाया। मैं भी एक के ऊपर एक बॉडी दूं, या 4 बॉडीज रखूं, या 3-4 इधर उधर से मैं कर दूं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने रूल बनाने वाला हूं, ठीक है। रूल ध्यान से देखो, रूल ध्यान से सुनो। जो मेरा फर्स्ट स्लाइड था, एकदम मेरा जो फर्स्ट स्लाइड था, उसमें मैं लिखूंगा ग्रेविटी फोर्स। किसी ने बोला ग्रेविटी को कैसे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑलवेज एक्टिंग कहाँ पे? इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब है नीचे ही। देखो ध्यान में रखना, ये सिर्फ नीचे ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। ध्यान में रखना, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ के यहाँ पे। अब मैंने जैसे ग्रेविटी का हो गया, अब नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स के सामने आपको लिखना है नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करेगा? पुश। हाँ नहीं, अब हमेशा ऊपर नहीं होगा वो, मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल, किसी का कॉल आया है, 1 मिनट रुको। गाइस अभी आपको आवाज प्रॉपर आ रहा है? वापस एको आ रहा है, एको। आप अपने फोन की माइक से बात कर रहे हो? अभी आ रहा होगा ना? अभी आ रहा होगा प्रॉपर? हाँ सर, अभी आ रहा है। अरे अब किसी का कॉल आता है ना, मैंने अपना वाईफाई बंद, मतलब मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, तो पता नहीं कुछ कनेक्टिंग आ रहा था, तो हटा दिया वापस। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? पुश, ठीक है। ग्रेविटी क्या करता है? एक्टिंग डाउनवर्ड। अब मैंने यहाँ पे पुश लिखा है। पुश का मतलब मैं आपको मैं समझाता हूँ व्हाट इज पुश, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, वापस वीडियो को देखो। अब इस वीडियो में, मतलब इसमें यहाँ पे मैंने कार रखी थी,
मुझे एक बात बताओ, इस कार को पुश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है पुश? तुमको क्या लगता है कौन कर रहा है पुश? मैं जाके पुश कर रहा हूँ क्या? नहीं ना। इस कार को कौन पुश कर रहा है? नीचे वाला सरफेस। ध्यान में रखना। टेबल। हाँ, तो एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज, हर एक बॉडी, सपोज कोई एक बॉडी, ध्यान में रखो मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, सपोज कोई भी बॉडी किसी और बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, जैसे कि ये बॉडी किसके साथ कांटेक्ट में? इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में। तो ध्यान में रखना, इस बॉडी को वो सारे जो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो क्या करेंगे? पुश करेंगे। सिंपल। भाई निवान, मुझे को लगता है सो गया क्या? आयन तू भी है क्या? यस सर। है ना। निवान किधर गए? एक मिनट बोलो जरा। सर। है कि नहीं है? तेरा ही दोस्त था ना आयन वो? So you can give him a call, sir, on his mobile. हाँ, थोड़ा सा कॉल करो, तुम कॉल करो, बोलो कहाँ पे भाग जाते हो भाई? Yeah, one हाँ second. नहीं, लेकिन वो, हाँ वो डिस्कनेक्ट होता रहता है इधर उधर, और फिर मैसेज करते हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो कार है, सरफेसेस इन कांटेक्ट, सारे जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वो सारे सरफेस इस कार को क्या करेंगे? इस बॉडी को क्या करेंगे? पुश करेंगे। पुश। अब मुझे एकदम सिंपल सी बात है कि भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, इस कार के ऊपर ना मैंने एक और पेन रखा, पेन, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा पेन रखा, तो मुझे बताओ अभी क्या होने वाला है? बताओ मुझे, कार को क्या करेगा? कौन कौन पुश करेगा बताओ? कार पेन को पुश करेगी। नहीं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कार को कौन पुश पेन करेगा? कार को पुश करेगा। और कौन पुश करेगा? ग्राउंड। सरफेस। देखो जितने सरफेस कांटेक्ट में है, अब जिसे सरफेस में एक और वर्ड यूज डायरेक्ट कांटेक्ट, तो मुझे तो कार के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? पेन है, और कौन है? ग्राउंड। तो ग्राउंड एंड पेन, ये दोनों कार को क्या करेंगे? पुश करेंगे। अब भाई मुझे बता, पेन जो है वो पुश कहाँ पे करेगा? कार को पेन कहाँ पे पुश करेगा? नीचे, डाउनवर्ड। और मुझे बता ये नीचे वाला सरफेस कार को कहाँ पे पुश करेगा? ऊपर। ऊपर। तो तुमको समझ में, पुश का मतलब समझ में है? अब मुझे बताओ, इस पेन को, ये जो पेन था, इसको कौन पुश करेगा? ओनली कार, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट, मैंने क्या बोला, जो सरफेसेस डायरेक्ट कांटेक्ट में है वही क्या करेंगे? पुश। ठीक है। अब तुम कोई ना, मतलब एक कोई, जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड में अभी लाइट इसके ऊपर वो नहीं कर सकता क्योंकि खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर ऐसा लाइट ऑन किया, तो क्या होगा? यहाँ पे ये वाला सरफेस मुझे कहाँ पे पुश करेगा? इस तरफ। देखो ध्यान में रखना, पुश करेगा। अब वो जो पुश होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, लेकिन नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? नॉर्मल फोर्स इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ध्यान में रखना, ड्रॉ उस तरीके से करना है, और ध्यान में रखना पुश, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी अपना स्क्रीन शेयरिंग पे जाओ। अब स्क्रीन शेयरिंग पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 8 kg का मैंने एफबीडी बनाया, बराबर, मैंने 8 kg का मैंने डायग्राम बनाया। देखो मैंने सेंटर ऑफ मास को फॉलो किया, सारे फोर्सेस को मैंने सेंटर ऑफ मास से, लेकिन मैंने पूछा मतलब इस बॉडी को मैंने फ्री किया है क्या? कोई बोला सर मुझे ना ग्राउंड का भी एफबीडी चाहिए। अब मुझे, यस, अब मुझे बताओ, किसके, कोई बोला मुझे ना ग्राउंड का भी एफबीडी बनाना है, मुझे ना ग्राउंड का भी एफबीडी बनाना है। तो ग्राउंड का एफबीडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड के ऊपर भी नॉर्मल फोर्स ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे कुछ। भाई ग्राउंड को कौन धक्का दे रहा है? ग्राउंड को कौन धक्का दे रहा है? 8 kg। तो 8 kg कहाँ पे धक्का देगा ग्राउंड को? नीचे। ग्राउंड को डाउनवर्ड पुश करेगा। ठीक है, तो अब सारे फोर्सेस एक साथ ड्रॉ किए ना, तो आदमी कंफ्यूज होता है कि किस बॉडी के ऊपर कौन सा। हाँ बोलो। निवान क्लास में या ही कांट अनम्यूट। ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज सिंपल सी बात करना, मतलब मैंने सारे फोर्सेस को एक ही जगह पे ड्रॉ किया ना, तो आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, देखो सब, तो इसलिए अपन बॉडी को क्या करते हैं? पहले फ्री करते हैं। जैसे मैंने 8 kg बॉडी को यहाँ पे क्या करूंगा? फ्रीली ड्रॉ करूंगा, आराम से यहाँ पे ऐसे फ्रीली ड्रॉ करूंगा। ये 8 kg का बॉडी हो गया। इस 8 kg के ऊपर एक फोर्स डालूंगा, ग्रेविटी फोर्स mg, विच इज फ्रॉम द सेंटर। और ध्यान में रखना, ये 8 kg बॉटल है या ये 8 kg कुछ और चीज है या बुक है या कुछ, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। बॉडी का शेप एंड साइज डजंट मैटर। फोर्सेस कहां से ड्रॉ करेंगे? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर से मैं ड्रॉ करूंगा, तो mg फोर्स तो आ ही गया, विच इज 80। और उसके बाद और एक फोर्स में ऊपर ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को कैसे ड्रॉ करना है? mg को कैसे ड्रॉ करना है? mg इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज पुश। तो ये बॉडी का एफबीडी हो गया।
किसी ने बोला सर मुझे ग्राउंड का एफबीडी चाहिए, तो ग्राउंड का एफबीडी मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता, मैं अभी और एक बॉडी का मैं एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक काम किया, देखो यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, इसका मास में देता हूं 6m, और इसके ऊपर मैं एक और मास डालता हूं m। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने बॉडीज है, यहाँ पे कितने बॉडीज है, m, 6m एंड ग्राउंड। ठीक है, मैंने मास को m ही रखा है, 6m को ऐसे ही रखा है। ठीक है, मास कैन बी एनीथिंग। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ इसमें कितने कॉन्टेक्ट्स, अब मुझे एक बार बताओ कितने बॉडीज है, 3, तो मुझे एफबीडी कितनी लगेगी, कितनी बनानी पड़ेगी, 3। लेकिन ग्राउंड के एफबीडी चाहिए क्या, एफबीडी का काम क्या है सर? एको नहीं लगा वॉइस वापस अपने, अरे एक मिनट में यही कर लेता हूँ, एरोप्लेन मोड में डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे मास m है, 6m एंड ग्राउंड है। ठीक है, मास m है, 6m मास, देखो यहाँ पे m मास है, 6m मास है एंड ग्राउंड है, बराबर। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है, कितना कॉन्टेक्ट सर्फेस है यहाँ पे, पहले तो मुझे बताओ कितने कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है यहाँ पे। नहीं देखो, नहीं सर्फ बॉडीज 3 है, m, 6m कॉन्टेक्ट 2 बॉडीज 3 है, कॉन्टेक्ट सर्फेस 2 है। तो यहाँ पे देख, जहां पे भी कॉन्टेक्ट सर्फेस है ना, जैसे मैं बोला यहाँ पे और यहाँ पे, 2 जगह पे कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है, तो सपोज मैंने ऐसा क्रॉस करूंगा और बोलूंगा इन दोनों के अंदर नॉर्मल फोर्स लिखूंगा मैं n1, इन दोनों के अंदर नॉर्मल फोर्स लिखूंगा मैं n2। ठीक है, n1 n2 ऐसे 2 नॉर्मल, ऐसे मैंने कॉन्टेक्ट फोर्सेस लिख दिए, एक लिख दिया n1, दूसरा लिख दिया n2। ठीक है, अब होता क्या मुझे बता यार, m का फिर पूरा m के सारे फोर्सेस, mg और वो सब कुछ, 6m के ऊपर के सारे फोर्सेस सब यहाँ पे एक ही डायग्राम में ड्रॉ करने गया तो कंफ्यूज हो जाएगा ना आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे बॉडीज को अलग अलग करना पड़ेगा। सारे बॉडीज को मैं अलग अलग करता हूँ, तो जैसे मैंने क्या किया, जो सारे बॉडीज है मैं लिख देता हूँ। ग्राउंड अपना कुछ काम का नहीं है, तो मैं ग्राउंड को, एक्चुअली 3 बॉडीज है लेकिन मैं लिखता हूँ 2 बॉडीज। तो मैंने 2 बॉडीज को बाजू में ड्रॉ कर दिया, मैंने फ्री कर दिया, तो रूल नंबर 1 को फॉलो किया मैंने। फिर उसके बाद इसके ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, इसके ऊपर ग्रेविटी सबसे इजी फोर्स होता है, विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इसके ऊपर mg था, इसके ऊपर क्या था, ग्रेविटी फोर्स 6 mg। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे बताओ इस मास के ऊपर है, जो ऊपर वाला मास m है, मुझे तो ऊपर वाले मास को कौन पुश कर रहा है तुम्हारे हिसाब से? 6m ही पुश कर रहा है भाई, और कौन पुश कर रहा है? और 6m उस ऊपर वाले मास को पुश कर रहा है कहाँ पे, ऊपर ना, अपवर्ड, राइट? हाँ सर, ऊपर। हाँ, तो m एंड 6m में जो फोर्स है, देखो n1, उस n1 को अपन ड्रॉ करेंगे और उसको ड्रॉ कहाँ पे करेंगे अपन, अपवर्ड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल है, अभी मैं बताता हूँ 6m का एफबी। अब मुझे तो 6m को कौन कौन पुश कर रहा है बताओ, 6m को ग्राउंड और m। हाँ, तो 6m को पुश कर रहा है ग्राउंड कहाँ पे पुश कर रहा है गाइस, अपवर्ड। m कहाँ पे पुश कर रहा है, स्मॉल m कहाँ पे पुश कर रहा है, डाउनवर्ड। तो 6m को जो नीचे वाला सरफेस है वो अपवर्ड पुश कर रहा है। अब अपवर्ड कितने से पुश कर रहा है, देखो ना यहाँ पे जो दिख रहा है, जो अपवर्ड फोर्स पुश कर रहा है n2 से अपवर्ड पुश कर रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक कितना नीचे, कितना उसको पुश कर रहा है, n1। अब एक सिंपल सी बात बताओ, दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं क्या गाइस, दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं क्या? नो सर, नहीं, दोनों बॉडीज का मूव कर नहीं कर रहे, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है, इक्वल 0। भाई 0 मतलब 0 है ना, फोर्स 0 है ना, उसके ऊपर फोर्स ही नहीं है कोई। ठीक है, तो अब हाँ, तो ये देखो, अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। पहले ना कुछ न्यूटन के लॉज लिखता हूं मैं, ठीक है, कुछ न्यूटन के लॉज लिखता हूं मैं, आगे नहीं इधर ही लिख देता हूँ, उस काम का है नहीं वो ज्यादा। ठीक है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितने होते हैं भाई, जो आपने बचपन से पढ़े हुए थे, 3। ठीक है, कोई बोल सकता है कि फर्स्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है, पहला वाला न्यूटन का लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? The body which is in rest will remain in rest and in motion will remain in motion. हाँ, an external unbalanced force is applied on it. Right, until and unless external force is applied. ठीक है, if the body is motion, it will continue to be in motion. If the body is at rest, it will continue to be at rest.
अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। ये एक बहुत डेफिनेशन था, आपको कोई लेना देना नहीं है डेफिनेशन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब एक्चुअल में आपको पता है, आप अभी मतलब बड़े हो गए हो, बॉडी इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? 0। बॉडी इन मोशन, एक बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में होगी और वो उसी मोशन में रहेगी, उसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी उसकी? कांस्टेंट। नो, व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकम्स कितना? 0। तो ध्यान में रखना, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसका एकदम सिंपल मतलब था एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कितना? 0। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। अब जो सेकंड लॉ था उसका, जो सबसे मेन था, जो था F इज इक्वल टू क्या? ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया। ठीक है, अब उसको ना फोर्स को हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स, और इसको हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो? अब ये दो मैंने और किया, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? मैंने क्या बोला था, बॉडी का एक्सेलरेशन मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास को ही देखना होता है, बॉडी को शेप एंड साइज को देखना होता है क्या? बॉडी कैसे घूम के जा रही है, वो सब रोटेशन में देखेंगे, वो बहुत ही ऊपर हायर लेवल का चैप्टर है। ठीक है, अभी के लिए क्या है, बॉडी का शेप एंड साइज मैटर करता ही नहीं है, सिर्फ सेंटर को देखना है। तो F इज इक्वल टू ma लिखता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू क्या लिखा मैंने? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें बस कुछ नहीं, F नेट मतलब क्या? नेट रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि भाई एक बॉडी, उसके ऊपर 4 फोर्सेस भी तो एक्ट कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही फोर्स एक्ट करेगा, 1 2 3, तो क्या करना पड़ेगा अपने को। और फोर्स क्या होता है? ये दोनों चीजें वेक्टर होती है, तो मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं ना इसको, F वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब मुझे बात बताओ यार, जो पहला था जिसमें सपोज मैंने एक्सेलरेशन को 0 किया, तो फोर्स भी कितना होगा? एक्सेलरेशन को मैंने 0 किया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? 0। और वो मेरा फर्स्ट लॉ था, तो मेरा फर्स्ट लॉ कुछ था नहीं यार, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ आ गया था। इफ माय एक्सेलरेशन इज 0 और इफ माय फोर्स इज 0, माय एक्सेलरेशन इज 0, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो थर्ड है वो तो अपने को सबको पता है भाई, एक्शन रिएक्शन। अब तुमको पता है एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आपको पता है, मैंने जो FBD बनाया इसमें मतलब सेकंड तो अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड मैंने दोनों यूज किए। देखो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? बताओ मुझे एक्शन रिएक्शन। सर ग्रेविटी लेंगे डाउनवर्ड्स और नॉर्मल। नहीं, ग्रेविटी नहीं, यहाँ पे देखो ये N1, हाँ, इस मास के ऊपर N1 कहाँ पे लग रहा है? ऊपर। और इस 6m के ऊपर N1 कहाँ पे लग रहा है? N1 कहाँ पे लग रहा है गाइस? नीचे। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे किसमें आया? एक्शन रिएक्शन ना। यस सर। देखो नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन में आया, और ध्यान में रखना एक्शन रिएक्शन में फोर्स मुझे होता है एक ही बॉडी के ऊपर लगा क्या? दोनों अलग अलग सेपरेट एक्टिविटीज है, देखो ना। हाँ सर। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हर एक फोर्स एक्शन रिएक्शन में आता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ऐसा होता है क्या गाइस? यहाँ पे है क्या ऐसा? कैंसिल करेगा क्या? नहीं करेगा। ध्यान में रखना, किसी ने आपको, मतलब मैंने एग्जांपल दिया भी है लेक्चर में, शायद से मेरे वीडियो लेक्चर में, किसी ने आपको जोर से कान के नीचे बचाया, ठीक है, तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया था, राइट है, तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपके कान के नीचे किसी ने बजाया तो आपको गाल पे लगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि भाई कांटेक्ट आएगा तो नॉर्मल फोर्स आएगा, फ्रिक्शन आएगा, दो ही तो फोर्स आएंगे कांटेक्ट में। तो अभी मैं नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल फोर्स आपके गाल पे लगा और उसके हाथ पे भी आपके गाल ने नॉर्मल फोर्स लगाया, बराबर ना? तो जितना उसने आपको मारा उतना ही आपने भी उसको मारा है, बिल्कुल। तो कोई मतलब कोई आपको कान के नीचे बचाएगा ना तो सुन लेने का, आप खुश रहने का, भाई मैंने भी तुझे मारा है, तुझे पता नहीं तेरे को मैंने मारा है, ऐसा करके खुश करके निकल जाने का, ठीक है। तो हाथ मत उठाओ, इसीलिए गांधी जी फेमस थे, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, नॉर्मल फोर्स मतलब एम के ऊपर नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स जो थे वो ऊपर है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स नीचे, एक्शन रिएक्शन में आ गया तो अपना न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ पे वैलिड हो गया। अब यहाँ पे दोनों बॉडी का क्या चीज जीरो है गाइस? यार दोनों बॉडीज का क्या चीज जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो है, तो इनके ऊपर का नेट फोर्स भी क्या होगा? नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। तो अब मुझे होता नेट फोर्स सपोज जीरो होगा। अब मुझे पता है यार, आप लोगों को पता है फोर्स वेक्टर होता है, हम लोग जे कैप लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं, बराबर ना? लिखते हैं ना? लेकिन यहाँ पे मुझे होता है जे कैप वन डायमेंशन है यार, अलॉन्ग वाई एक्सिस करते तो जे कैप लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं सर। किसी को प्लस साइन, किसी को माइनस साइन करके अपना काम खत्म कर देते अपन, बराबर। तो एक्चुअल में इसको कैसे लिखना चाहिए था अपन ने? एक्चुअल में इसको कैसे लिखना चाहिए था? N1 आई कैप N1 जे कैप होगा, तो मैं N1 जे कैप लिखूंगा और mg को क्या लिखूंगा? माइनस mg जे कैप। ये मेरा नेट फोर्स हो गया, उसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस? जीरो। इसको मैं कैसे लिखना चाहिए था? इसको लिखना N2 जे कैप है, मतलब क्योंकि N2 ऊपर के डायरेक्शन में,
और N1 and 6 mg क्या है? N1 plus 6 mg। हाँ, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -N1 - 6 mg इज इक्वल टू क्या करना चाहिए था मुझे? 0। और सब जगह पे जेकैप है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, इसमें इक्वेशन इस तरीके से नहीं लिखूंगा। अब जो मैं रेड में लिख रहा हूँ वो मेरे एक्चुअल में इक्वेशन से वो डायरेक्ट लिखूंगा मैं। जैसे इस मुझे पता एक्सेलरेशन 0 है, तो भाई N1 शुड बी इक्वल टू mg। तो मैं N1 की वैल्यू कितनी के बराबर करूंगा? सीधा क्या करूंगा मैं? N1 की वैल्यू कितनी के बराबर करूंगा? mg। और यहाँ पे मुझे बताओ, ये इस बॉडी को मैं इधर खींच रहा हूँ और इधर से मैं इधर और इधर मतलब दो फोर्स से खींच रहा हूँ, तो ये दोनों फोर्स का सम शुड बी इक्वल टू दिस सम होना चाहिए। हाँ सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में N2 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? N1 plus 6 mg। N1 plus 6 mg। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था। अब बेसिकली यहाँ पे N1 की वैल्यू mg यहाँ पे डाल दो, तो तुम्हारा आंसर N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 mg। 7 mg। तो एक का 7 mg हो गया, दूसरे का mg हो गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ सर। यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने सिर्फ बताया नहीं, मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बता दिया, एक्शन रिएक्शन भी बता दिया, और कुछ एफबीडीज आपको मैंने बता दिया, राइट? तो फटाफट इस चीज को लिखो, फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, सुनो। फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी का मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, हेडिंग डाल दो। उसके बाजू में रूल्स लिखो। पहले बॉडी को क्या करना है? फ्री। फ्री मतलब क्या? इंडिपेंडेंट बॉडी का डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट बॉडी को पहले ड्रॉ करना है, फ्री करना है। उसके बाद उसका बॉडी का शेप एंड साइज मैटर नहीं करता, सारे फोर्सेस को ड्रॉ कहां से करना है? सेंटर ऑफ मास से। तो बस बॉडी को फ्री करो, सेंटर ऑफ मास से सारे फोर्सेस को ड्रॉ करो, आपका ये डायग्राम बन जाता है। इसमें आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। मैं आपको एग्जाम्पल 3 आपको दूंगा, मैं एग्जाम्पल 3 में आपको दूंगा। लिखो फटाफट। देखो जिन लोगों ने लिखा है ऑलरेडी उनको भी लिखना है। हाँ बोलो। सर हमारा ये लेक्चर हो चुका है, मैं बैच 2 में से हूँ। मेरे को सिर्फ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग में डाउट था। ओके, तो ये अभी नहीं होगा, बाद में होगा थोड़े टाइम। तो ये लेक्चर बैच 2 में पूरा या? ओके, एक काम करते गाइस, सुनो ना, जो कॉलेज वाला चीज था ना, कॉलेज वाला मुझे कुछ बताना था, तुम लोग बोल रहे थे, राइट? सब अभी बोल दोगे तो यस, वही कॉलेज वाला मैं चीज सोच रहा हूँ। अभी आज के लेक्चर में करूँ या अगले लेक्चर में? बताओ। आज के ही बता दो। आज के लेक्चर में सब। आज के लेक्चर में। चलो आज के लेक्चर में बता देता हूँ। मतलब ठीक है, आज वैसे भी आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा मैं। आज कोई ब्रेक नहीं देंगे, फटाफट फंडे वंडे देके छोड़ देंगे, ठीक है? तो हम लोगों को रुकने का है ना थोड़ा, कॉलेज का बोलने तक। रुको, हाँ रुको, कुछ एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं और उसके बाद मैं बोलता हूँ।
हो गया लिख के गाइस? हो गया आपका? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, अब यहाँ पे एक, हाँ अब यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट भी लेके जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है ना, मतलब मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके जाओ, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी मतलब लेते जाओ, ठीक है? मैं इसका, हाँ सर, इसका मैं मतलब जितने भी पहले वाले पीपीटी थे वो सारे पीपीटीज और ये वाला पीपीटी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा वैसे। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे 3 चीजें, एग्जाम्पल 3 में 3 ब्लॉक्स, ठीक है? मैंने सपोज 3 ब्लॉक्स बनाए ऐसे, देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक का क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है। एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ठीक है? मैं कुछ अलग वैल्यूज दे देता हूँ। मैंने लिया एक 4 kg, ये दिया मैंने 3 kg, और यहाँ पे मैंने दिया 2 kg, ठीक है? 4 kg, 3 kg, 2 kg। अब यहाँ पे मैंने m नहीं, ठीक है? तो ये मैंने लिखा, आर्यन अभी बाद में कर, लेकिन अभी देख ले यहाँ पे 4 kg, 3 kg, 2 kg, 3 ब्लॉक दिखा है। मैंने बोला FBD बनाओ, तो मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं? 4। और कितने कॉन्टेक्ट्स है? यहाँ पे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स में N1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ N3। देखो क्रॉस करके लिखने का मतलब आपको समझ में है कि 3 and 4 kg के अंदर N2 है, 2 kg 3 kg के अंदर N1 है, 4 kg के अंदर और ग्राउंड के अंदर N3 है। अब यहाँ पे बोले फाइंड N1, N2 एंड N3 की वैल्यू निकालो। N1, N2 एंड N3 की वैल्यू कितनी होगी निकालना है आपको, ठीक है? फटाफट करो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और चैट पे आंसर लिखना है, सबने चैट पे आंसर लिखना है। सर, हाँ बोलो। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या कि जिसमें सबसे नीचे वाले का वेट कम हो और ऊपर उससे ज्यादा वेट बिल्कुल के बिल्कुल, बॉक्सेस कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। अच्छा ठीक है ऊपर वाले का ज्यादा, ऊपर वाले का कम, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। प्रणव तुझे समझ में आ रहा है? प्रणव बंकर, मतलब चैट पे लिख दे हाँ या ना। हाँ श्रेयस, कुछ डाउट है तुझे? आपको भेज दिया चैट पे, बट गलती से फर्स्ट वाले का रॉन्ग आ गया था, वो टाइपिंग एरर पे, उसको वापस नीचे ये क्या मैंने री करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक। चलो आगे आपका गाइस। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 2 kg 3 kg 4 kg है, तो एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, तो ये हो गया 2 kg, ये हो गया 3 kg। तो पहले मैं क्या करूंगा, सारे ब्लॉक्स को मैं अलग अलग सेपरेटली ड्रॉ करूंगा, ऐसे ड्रॉ करूंगा। देखो 2 kg 3 kg 4 kg, ठीक है? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ गाइस, देखो पहले ना सबसे एकदम सिंपल फोर्स वो कौन सा अपना होता है? ग्रेविटी। भगवान देता है, मतलब अर्थ देती है। ग्रेविटी मतलब 2 × 10 20 न्यूटन, 3 × 10 30 न्यूटन, mg और सब डाउनवर्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई कॉन्टेक्ट से लेना देना ही नहीं है, ठीक है? अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, सबसे पहले ब्लॉक को देखो 2 kg
2 kg किसके कांटेक्ट में, किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में? 3 kg. 3 kg. देखो 4 kg फिजिकली के कोई कांटेक्ट में नहीं, 2 kg डायरेक्टली 3 kg कांटेक्ट में, तो 3 kg इज गोइंग टू पुश 2 kg कहां पे? Upward. अपवर्ड. मैंने क्या बोला, जिसका एफबीडी बनाना, अपन एफबीडी बना रहे 2 kg का, तो 2 kg को ना बाकी सारे कांटेक्ट फोर्सेस क्या करेंगे? पुश. तो 3 kg इज गोइंग टू पुश 2 kg अपवर्ड विद कितना फोर्स? N1. N1. So I'm going to write N1. ठीक है. Now 3 kg. Who is going to push 3 kg? 4 kg and 2 kg. 2 kg and 2 kg. So 3 kg को 4 kg is going to push where? Upward. Upward with force कितना? N2. 3 kg को यहाँ पे देख लो, 3 kg को 2 kg is going to push where? N1 downward. Downward. N1 downward. And I'm going to draw all the forces from the center. Center से देखो, center of mass से मैंने draw किया सबको, right? And 4 kg. Now 4 kg को who is going to push 4 kg? 4 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? Ground N3 and upward, N2 downward. तो तुम ध्यान में रखना, तुम लोग कुछ लोग बोलेंगे यार 4 kg के ऊपर तो 2 kg भी तो है ना, वो इनडायरेक्ट है, दैट इज नॉट डायरेक्ट. 2 kg इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर ऐड कर रहा है, बट वो अपन ने वो हो गया. मैंने क्या बोला, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्सेस आएंगे. तो 4 kg के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन है? ग्राउंड. एंड ग्राउंड इज गोइंग टू पुश वेयर? अपवर्ड. 4 kg को 3 kg इज गोइंग टू पुश वेयर? Downward. So basically N2 will act downward, N3 will act upward. All the accelerations are zero. Acceleration of this block is zero. Acceleration of this block is zero. Acceleration of this block is zero. And the acceleration is zero. Net force is zero. अब मुझे if the net force is zero, N1 को क्या लिखेंगे? N1 should be equal to कितना? 20 newtons. N2 यहाँ पे N2 should be equal to कितना? N1 plus 30. N1 plus 30. N3 should be equal to कितना? N2 plus 40. कौन सा ये इस, और ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. किसी ने वर्ड भी यूज किया था, इक्विलिब्रियम. ठीक है. एक्चुअली इक्विलिब्रियम में और एक रोटेशन इक्विलिब्रियम भी होता है, वो बाद में अपन पढ़ते हैं. ठीक है. कुछ लोग मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब मेरे इवन मॉड्यूल्स में मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में दिया है, मैं वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको रोटेशन में पढ़ाता हूँ अच्छे से. ठीक है. सब आधा अधूरा चीजें अपन नहीं करते, अपन पूरा जब पढ़ेंगे तो पूरा डेप्थ में पढ़ते हैं. तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 0. तो नेट फोर्स की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 0. जो अपन ने यहाँ पे किया है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यस, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया. बस तुम्हारा काम हो गया. N1 की वैल्यू 20 यहाँ पे, 20 प्लस 30 कितना हुआ? 50 यहाँ पे 50 प्लस 40 कितना हुआ? 90. तो N1 मैं इनको सॉल्व करके मैं N1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे N2 की वैल्यू लिख देता हूँ. मेरे को यहाँ पे मेरी N2 की वैल्यू आई, इसमें डाल दो, 50 आ गई, वही 50 यहाँ पे डाली, तो N3 की वैल्यू कितनी आई? 90 न्यूटन. इतना समझ में आया तुमको? समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे कौन सा फोर्स को ड्रॉ करने सिखा दिया आपको? हाउ टू ड्रॉ व्हाट? नॉर्मल फोर्सेस. हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस. ठीक है. मतलब नॉर्मल फोर्स आ गया, ग्रेविटी आ गया. अब कौन सा फोर्स बचा? टेंशन. देखो मैं एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज अपना फर्स्ट सेशन है, मैं थोड़ा सा फंडा बिंडा देके छोड़ दूंगा. तो अभी मैं टेंशन के बारे में सिंपल बताता हूँ, उसकी भी एफबीडी बताता हूँ, और फिर अच्छे क्वेश्चन जो होंगे एफबीडी का, और वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे. तो ऐसा पकड़ लो, आज का लेक्चर अपना एक बोनस लेक्चर था. ठीक है. अपना एक्चुअल लेक्चर कब से स्टार्ट होगा? फ्राइडे. और ध्यान में रखना तब तक जितने भी, कुछ लोगों ने स्ट्रिंग कंस्टेंट तक कुछ लोगों ने वीडियो देखे, कुछ लोगों ने उसके भी आगे देखे, कुछ लोगों को वेज कंस्टेंट वगैरह मैंने पढ़ाया. वेज कंस्टेंट बेसिकली मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी है. तो आपने थोड़ा एक्सप्लोर करो ना मेरी वीडियोस. अपना जेवाईसी के वीडियोस भी देख लो, ये वाली भी देख लो. 3 दिन है, थोड़ा सा और अच्छे से कर लो. ठीक है. ये हो गया. मैं अभी आगे बढ़ू. इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ बोलो सर. जिनका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन हो गया है, लाइक देख के, तो वो सर्कुलर मोशन एंड ऑल देख सकते हैं ना, लाइक आगे के? देख सकते. आगे देखो, मतलब सर्कुलर मोशन देखते उसके भी वीडियोस, सॉरी नोट्स बनाओ. और जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा मेरे वापस नोट्स बनाओ, स्ट्रॉन्ग होगा आपका. ठीक है. यस सर. थैंक यू सर. अब यहाँ पे देखो. अब हम लोग देखते हैं, अभी अपना एक ही फोर्स बचा, टेंशन. ठीक है. टेंशन मतलब, टेंशन किसके ऊपर लिखेंगे? टी. टेंशन फोर्स इज टी. एंड टेंशन जो होता है वो किस में आता है? स्ट्रिंग में आता है. ठीक है. स्ट्रिंग फोर्स है, स्ट्रिंग. अब जो स्ट्रिंग फोर्स है, अब टेंशन जो होता है ना, ध्यान में रखना, स्ट्रिंग हमेशा, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, स्ट्रिंग हमेशा क्या करेगी? पुल. स्ट्रिंग हमेशा क्या करती है? पुल करती है. और स्ट्रिंग कभी भी देखना, अभी ध्यान में रखना, अपन जो स्ट्रिंग लेते हैं ना,
देखो अपन जो स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग मतलब ऐसी होती है, एक ध्यान में रखना, अपना स्ट्रिंग के पास दो दो मतलब इसके नेचर होते हैं। एक नेचर स्ट्रिंग अपनी मासलेस होती है, हाँ इनएक्सटेंसिबल, मतलब एक मासलेस होती है, दूसरी होती है इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो एक होता है मासलेस, दूसरा होता है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब पता है आपको क्या है? खींच नहीं सकते। ठीक है, वो इसका ना लेंथ नहीं बढ़ता, लेंथ उतना ही रहता है, जो लेंथ उसका दिया रहेगा वही लेंथ रहेगा, लेंथ बढ़ेगा नहीं। ठीक है, मासलेस का मतलब होता है उसका मास 0 होता है, उसका जो मास होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब वापस आवाज मेरा गया होगा या नहीं गया? नहीं सर, एको हो रहा है बिकॉज यू यूजिंग योर फोन माइक। नहीं, फोन माइक नहीं, बस किसी का कॉल आ गया। ठीक है, अभी आ रहा है प्रॉपर? अभी प्रॉपर आ रहा है ना? यस सर, यस सर, यस हाँ, अभी अभी यहाँ पे देखो मासलेस इनएक्सटेंसिबल हो गया, मास 0 हो गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मास 0 है। अब एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, वन स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं ना, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक ही टेंशन पूरे के पूरे स्ट्रिंग में रहेगा। स्ट्रिंग कंस्टेंट जब आएगा तब मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, उसके लिए पहले अभी इसके लिए तो देख लो। अभी अब जैसे मैं आपको बताया ना स्ट्रिंग क्यों पुल करेगा, सो लेट्स से there is a mass of let's say 3m। ठीक है, 3m का एक मास है जो लटका हुआ है यहाँ पे, देखो 3m का एक मास है जो लटका हुआ है यहाँ पे। तो मुझे बताओ इस मास के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? देखो एक तो होता है ग्रेविटी, मैं यहाँ पे अभी इसकी एफबीडी बनाता हूँ, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। मुझे बताओ ये ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड होता है 3mg, तो क्या ये नीचे जा रहा है? क्या खिंच के जा रहा है? उसको नहीं जा रहा है ना। तो मुझे बताओ ये बेसिकली मास तो उधर ही है, इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या आ गया? अंदर क्या आ गया? नॉर्मल फोर्स। टेंशन। हाँ नहीं, टेंशन नॉर्मल फोर्स मत बोलो, टेंशन। एंड द टेंशन इज गोइंग टू व्हाट? टेंशन इज गोइंग टू व्हाट? पुल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टेंशन व्हाट? हाँ, तो ये पुल करेगा, टेंशन ऑलवेज पुल्स द ब्लॉक, तो ये टेंशन विल पुल द ब्लॉक अपवर्ड। तो टेंशन T ऊपर रहेगा, 3mg नीचे रहेगा। इसका दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन 0 है, तो T की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? T की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? 3mg। तुम्हारा काम हो गया। अब सिंपल, अब यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक को ऐसे लटकाया, मैंने एक ब्लॉक ऐसे लटकाया, मैंने दूसरा ब्लॉक ऐसे लटकाया, और मैंने बोला कि इसका जो मास है, इसका मास मैंने लिखा लेट्स से यहाँ पे इसका मास लिखा 2 kg, और इसका मास लिखा यहाँ पे लेट्स से 8 kg। अब मुझे तो यहाँ पे कितने स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं आपको? 2 strings sir। 2। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया। I guess your Wi-Fi connection। So we can't hear you and your video is frozen। यहाँ पे कितने स्ट्रिंग? तो 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है? सबसे पहले सिंपल फोर्स कौन सा होता है? सबसे सिंपल कौन सा होता है भाई? ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये mg हो गया 20 नीचे, ये mg हो गया 80 नीचे। कोई दिक्कत है इसमें? ये 20 80 हो गया। अब मुझे तो 2 kg को कौन पुल करेगा? 2 kg को पुल कौन कर रहा है? T2। देखो मैं अभी वापस बोल रहा हूँ, टेंशन भी किसको पुल करता है, स्ट्रिंग भी किसको पुल करता है? द वन इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो मुझे बताओ 2 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? 2 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा स्ट्रिंग है? T2। ये T2 ऊपर रहेगा, T2 ऑलवेज पुल्स। मुझे बताओ 8 kg के कांटेक्ट में कौन है? 8 kg कांटेक्ट में T1 T2 भाई T1 T2 दोनों स्ट्रिंग उसको खींच रहे हैं। देखो खींचना मतलब क्या? 8 kg को कौन खींचेगा ऊपर? 8 kg को कौन खींचेगा ऊपर? T1 ऊपर खींचेगा, T2 कहाँ पे खींचेगा? डाउनवर्ड। और दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे मुझे बताओ T2 की वैल्यू कितनी के बराबर आएगी? 20। सॉरी 20। और T1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? T2 + 80। T2 + 80। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे डालो तो आंसर कितना आएगा? T1 100। ठीक है, तो T1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 100। कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ पहले यहाँ पे।
No, sir. ये मुझे बताओ, ये किसका एफबीडी बनाया मैंने? स्ट्रिंग मतलब टेंशन, मतलब टेंशन क्या होता है वो आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने अभी 3 फोर्सेस को कवर किया, इसको भी लिखो फटाफट। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, एकदम डेप्थ में नहीं जाता, एफबीडी को अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से अच्छे वाले एफबीडीज और न्यूटन का सेकंड लॉ भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आपको पूरे वीडियोस भी देख के आने हैं। मैं भी थोड़े से फंडे देने वाला हूँ, ठीक है, जो फंडे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ के फंडे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा कॉलेज क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, आगे का एक अराउंड 20 से 25 मिनट। ठीक है, तब तक ये लिख लो फटाफट, तब तक ये लिख लो, फिर इसका स्क्रीन शेयरिंग हटा देता हूँ, डायरेक्टली देख लेंगे आप। स्क्रीन शेयरिंग हटा दूंगा मैं। सर काइनेमेटिक्स के ग्राफ भी बाकी है ना, तो वो कब होंगे? काइनेमेटिक्स का ग्राफ जो है ना, वो ग्राफ वाला पार्ट नहीं, इवन बैच 1 एंड बैच 2 का भी मैंने इतना ज्यादा अच्छे से नहीं करवाया, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, और इनिशियल पीरियड में आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है, तो मेरे को ना वो ग्राफ पढ़ाने में फिर तकलीफ जाती है। ठीक है, तो मैं इसलिए उसको छोड़ के रखता हूँ, लेकिन मैं उसको कराऊंगा। मतलब कैसा होता है, जब आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चालू करता है और उसके बाद मैं आपको ग्राफ पढ़ाता हूँ, तो आपको फट करके समझ में आएगा। मैं अभी आपका दिमाग बना नहीं है, मैं ग्राफ पढ़ाते जाऊँ, आपको ना वो क्लिक नहीं होगा। जनरली कैलकुलस पार्ट बहुत थोड़ा सा वीक रहता है लोगों का, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स, क्योंकि थोड़ा सा वो एडवांस ओरिएंटेड चला जाता है। तो मैं कराऊंगा अगले हफ्ते में, कंबाइन करके कराऊंगा, बैच 1 बैच 2 बैच 3 सब कंबाइन। ओके सर। इसको लिख दो फटाफट। Sir, I have to ask that can you please solve some module sums also? हाँ, मॉड्यूल सम भी करना चालू करो। Can you like take the doubts and like doubts आ रहे हैं वहां से, मतलब कोई हाँ, sums बहुत तो difficult जा रहे हैं। मैंने बोला था ना कि रीस्ट्रक्चर्ड हो रहा है अभी, तो ये वीक तो अभी जस्ट दिवाली वाला था, तो वो क्लास रीस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लगी अभी सर की, लेकिन बाकी अभी रीस्ट्रक्चर्ड वे में लगने वाली। रीस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या, टॉपिक वाइज डाउट सॉल्विंग वगैरह सब अभी सर करने वाले, तो डाउट्स के लिए आप अभी सर को पकड़ के रखो। Yes sir, thank you sir. एंड इवन घाटकोपर का मैंने आपको बोला था, घाटकोपर का भी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी हमारा मीटिंग है, दिवाली में सब इधर उधर गए थे। मॉडल्स मिलाएंगे ऊपर आप तक। हाँ, मॉडल आपको Yes, मिलाएंगे, sir. क्योंकि वो सॉर्ट आउट होना बाकी है फिजिक्स का। जो भी आप लोग मतलब जो पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग अपन कर लेते हैं, ठीक है, घाटकोपर वालों की। ओके सर। अपना जो मास्टर क्लास का चैनल है उसमें सब कुछ चीजें फॉलो करते रहो, आप लोग अच्छे से देखते रहो। Sir, हाँ बोलो। so बायो के जो मिथुन सर के लेक्चर्स हैं, like he has taught like 1 or 2 chapters, so वो मास्टर क्लास के इस पे नहीं है, तो उसके लिए कहाँ जाना है? एक बार अपने जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, उनको एक बार याद दिलाओ। Okay, तो वो जो लेक्चर सेंड करते हैं, that's the ultimate thing for मिथुन सर's lecture, right? Okay, so thank you. सर सूर्यकांत सर के भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोडेड नहीं है। अभी यूट्यूब पे कौन से तुम एक मिनट, अभी तुम्हारा फीडबैक देता हूँ, क्योंकि आतिश सर भी बाजू में ही है। हाँ बोलो। फ्री रहोगे तो आप हाँ। केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है ना, आप उसको प्लेलिस्ट में डाल सकते हो क्या, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। कॉज 3-4 सेम लेक्चर्स है सेम सर के, मतलब अभी सर के ही 3-4 लेक्चर्स है, सेम टॉपिक, लेक्चर 1 के 2-3 वीडियोस रहेंगे। यस सर, और एक्चुअली तो अलग अलग बैच का रहता है, तो फिर वो कंटिन्यूएशन में रहता है फिर वीडियो लेक्चर्स में। यस सर, तो लेक्चर का नाम क्या है? ओके, मतलब आप केमिस्ट्री का बात कर रहे हो? हाँ, बैच 2 जैसे। सिर्फ एक मिनट है, आप बोलो, एक मिनट, मैं जरा वीडियो को ऑफ करता हूँ, और अपने मैनेजमेंट वाले गुरु अभी आ चुके हैं, तो एक मिनट, आप जो बोलोगे वो सुन लेंगे, मतलब आप ही बोलोगे और सुनेंगे तो सही रहेगा, ठीक है? हाँ,
हेलो, अरे थोड़ा सा वो हो गया था, बोलो बोलो। तो एक्चुअली केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उनमें एक्चुअली बैच नंबर भी नहीं डाला है, तो फिर मतलब हम जब भी लेक्चर्स देखते हैं तो फिर वो कंफ्यूज होने होता है कि कौन से बैचेस के लेक्चर्स है करके। फिजिक्स के लिए भी सेम सर। ओके। एंड सूर्यकांत सर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोडेड ही नहीं है। ओके, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और कुछ? ऑल्सो सर मिथुन सर के लेक्चर्स अभी देखने हो तो मास्टर क्लास पे नहीं जाना पड़ता, व्हाट्सएप पे ढूंढते रहना पड़ता है कि एग्जैक्टली कौन सा लेक्चर कहाँ मिलेगा एंड स्टफ, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट वेयर द लेक्चर इज। ठीक है सर आप और कोई? मैथ्स का भी हाँ, ऐसा ऐसा क्या कॉज बोल रहे हैं? मैथ्स का भी ढूंढने के लिए वो भाविन सर का भी लेक्चर्स रहते हैं, भाविन सर अनुराग सर के लेक्चर्स भी हम लोग को ढूंढते ढूंढते वो मिलते नहीं है कभी ठीक से, मतलब पूरे बहुत चैट ठीक है, ऊपर जाके फिर चैट सर्च करना पड़ता है। देखो एक्चुअली और वो एक्चुअली जूम पे रह कैसा है कि आर्यन, कैसा है कि मास्टर क्लास का Yes, sir. जो बाकी अपना सेंटर्स है, जो मैथ्स है ना, वो मास्टर क्लास के अंडर नहीं है भाविन सर का, वो बीआरपीटी है। बाकी जो आतिफ सर का है, बाकी हमारा जो नासिक, औरंगाबाद, गोरेगांव, बाकी जितने भी सेंटर्स है वहां पे आतिफ सर के लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है, और वो चैनल पे आएंगे मास्टर क्लास के। ओके, तो आप उनको वो चीज जो है वो भाविन सर को बोल दो, मैथ्स का। सर और आप बोले थे कि आप सब पीपीटीज अटैच करने वाले वीडियोस के, तो वो नहीं दिख रहे हो। हाँ, वो पीपीटी अटैच करने हैं, ठीक है। तो आपके पॉइंट्स क्या 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 है वो नोट अभी मतलब हो चुका है, ठीक है। और कुछ गाइस? राहुल सर के भी लेक्चर्स नहीं अपलोडेड है सर यूट्यूब पे। राहुल मिश्रा सर के? यस सर। ठीक है, मतलब बायोलॉजी के लेक्चर्स, केमिस्ट्री का मतलब राहुल मिश्रा सर के लेक्चर्स, मिथुन सर के लेक्चर्स, और आपको बैच वाइज चाहिए, बराबर, मतलब वो सही मिले, प्लेलिस्ट तो चाहिए बैच बेसिकली। का नंबर भी अगर Yes, sir. वो वीडियो के में हो ना तो वी कैन वॉच इट अकॉर्डिंगली, इफ इट्स नॉट देयर इट बिकम्स वेरी बैड कंटिन्यूटी इफेक्ट। ठीक है थैंक यू सर। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा अपन फंडा सर हेलो सर हम देख सकते हैं आतिफ सर के वीडियोस भी? हाँ, देख सकते हो ना, क्योंकि वो भाविन सर का भी समझ जाता है, बट वो एक बार क्रॉस रेफरेंस के लिए, बिकॉज वो हाँ। जूम पे वीडियोस ढूंढने के लिए बहुत टाइम देखो आतिफ सर का कैसा है ना, आतिफ सर का थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड जाएगा, ठीक है। ओके, तो वो जेई एडवांस ओरिएंटेड लेक्चर्स होता है, जो मतलब जैसा मेरा फिजिक्स है ना वैसा जाएगा आतिफ सर का। ओके, कॉज कैसा है कि हम लोगों को सर पढ़ाते हैं, समझता है, बट अगर रिवीजन के लिए रिकॉर्ड लेक्चर ढूंढना पड़ता है ना, तो उसमें अप्रोक्स रिकॉर्ड ढूंढने के लिए 15 मिनट जाते हैं पूरा एक। ठीक है ना, वो अपन बाद में बात करते हैं। उसके अभी एक काम करते हैं, मैं हाँ ओके, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अभी पहले यहाँ पे देख लो, ये जो चीज है कॉलेज, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप मेरे को देख पाओगे प्रॉपर तरीके से। कहाँ पे हटा दे भाई स्क्रीन शेयरिंग? एक मिनट रुको बस। हट गया स्क्रीन शेयरिंग? यस सर। यस सर। और अभी आपको एक काम करना है गाइस, मतलब ना ज्यादा अंदर बोलो मत, क्योंकि नहीं तो फिर वो स्क्रीन चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा फंडा मतलब मैं क्या करूंगा, सिर्फ कॉलेज का फंडा दूंगा, कॉलेज की रैंकिंग कैसी होती है और किस तरीके से आपको टारगेट करना होता है, ठीक है, उतना बताऊंगा मैं। क्योंकि हर एक चीज एक ही लेक्चर में नहीं, मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूटी में रखेंगे। मतलब क्या है कि फिर बाकी लेक्चर में एक साथ 10-10
हर अल्टरनेट लेक्चर में 10 से 15 मिनट का आपको फंडा दे दूंगा मैं कि किस तरीके से क्या क्या करना है, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे मैंने अलग अलग एग्जाम्स बताया आपको, ठीक है। मैं एग्जाम्स यहाँ पे, अरे यार मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग एग्जाम बताए थे। जैसे पहला वाला एग्जाम था कौन सा, जेई मेन, जेई एडवांस, ठीक है, एंड बिट सेट। देखो पहले मैंने कौन से वाले एग्जाम्स लिखे, मैंने कौन से वाले एग्जाम लिखे जो सबसे टॉप एग्जाम्स, मतलब टॉप एग्जाम्स मतलब क्या, नेशनल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा इन एग्जाम से। तो जेई मेन है, जेई एडवांस एंड बिट सेट है, ठीक है। अब होता क्या पता है, जेई मेन के थ्रू आपको किसमें एडमिशन मिलता है, जेई मेन के थ्रू आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जितनी भी सारी एनआईटीज है, ट्रिपल आईटी है, ठीक है, और मतलब कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे होते हैं वो कुछ जीएफटीआई, ठीक है, इनमें एडमिशन मिलता है। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं जहां पे 15% 15 to 20% कोटा भी होता है, जेई मेन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां पे जेई मेन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब कोई भी बाकी स्टेट में, मतलब आप कोई सपोज दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो तो वहां पे वो जो कॉलेज रहेगा उसमें 15 to 20% जेई मेन का कोटा भी होता है, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ कॉलेज में हटा दिया, कुछ कुछ कॉलेज में ऑलरेडी अभी तक है जेई एडवांस, ठीक है। अब जेई एडवांस में आप कहां से जाते हो, जेई एडवांस के थ्रू आप कहां पे जाते हो, आईआईटीज में जाते हो, ठीक है, आईआईटीज में जाते हो। बिट सेट से, अब बिट सेट जो है ना, इसमें बिट्स के 3 कैंपसेस है, तो बिट्स के जो भी कॉलेजेस होते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, बिट्स दुबई, ठीक है। तो ऐसे 4 कॉलेजेस है, 4 बिट्स है, बेसिकली 4 बिट्स है टोटल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी एक जेई मेन के थ्रू भी यहाँ पे एक बीट है, वो मेसरा है, वो अलग बीट बीआईटी है, ठीक है। वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलग है, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है जो बिट सेट के थ्रू एडमिशन आपको मिलता है। तो ये तो पहले अलग अलग कॉलेजेस है। अब मैंने आपको टॉप कॉलेज बताता हूँ, टॉप कॉलेज किसके सीक्वेंस में कैसे होते हैं, ठीक है। अपन उसको बोल सकते हैं एकदम ए ग्रेड कॉलेज, एकदम ए ग्रेड कॉलेज मतलब मैं ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड ऐसे कॉलेज के नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो ए ग्रेड में एक काम करता हूँ, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ग्रेड लिखता हूं मैं, ए प्लस, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। ए प्लस ग्रेड में गाइस, ए प्लस ग्रेड में, एक मिनट मुझे ना महेश सर का कॉल आ रहा है, वो कॉल एक मिनट। हाँ गाइस, ए प्लस ग्रेड, तो गाइस ए प्लस ग्रेड जो कॉलेज होते हैं, ए प्लस ग्रेड का मतलब क्या होता है पता है ना, व्हाट इज ए प्लस ग्रेड। ए प्लस ग्रेड का आवाज आ रहा है क्या गाइस, यार सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? आ रहा है सर, आ रहा है ना। हाँ, तो ए प्लस ग्रेड का कॉलेज का मतलब होता है कि भाई प्लेसमेंट अच्छी होगी, मतलब आपको ना जॉब बहुत अच्छा मिलेगा। जॉब अच्छा मिलेगा मतलब वहां पे आप जब जाते हो तो कंप्यूटर साइंस, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, जिसको कंप्यूटर साइंस करना है तो उसके लिए सबसे टॉप कंपनीज कौन सी होती है कंप्यूटर साइंस के लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे टॉप कंपनी अपन बोल सकते हैं फेसबुक है, गूगल है, ठीक है। तो फेसबुक, गूगल, इंस्टा, स्नैपचैट, ये जो सारे जो अभी जो आप स्टार्टअप देख रहे हो, ये सारे कंपनीज टॉप कंपनीज में मानी जाती है। ओरेकल है, फिर सिस्को, ये जो और उनके टॉप ब्रांचेस, ठीक है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे होते हैं, आईआईटी, एनआईटीज एंड बिट्स के जो टॉप कॉलेजेस है, उनमें जो ए ग्रेड जो कॉलेज में मैं लिखने वाला हूं, जो लिस्ट लिखने वाला हूं, आपको पता है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, किसी को पता है कोई इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम पता है किसी को? कोई भी ऐसे कुछ बैंक्स का नाम पता है कि जो बहुत ही अल्टीमेट बैंक है, जहां पे आप मतलब अलग लेवल पे वो बैंक जाते हैं? ऐसा कोई बताओ यार, कोई भी नाम बताओ भाई आप में से। अरे बताओ, चैट पे भी लिख सकते हो यार। ओके, मुझे लगा ही था कि तुम लोग कुछ अलग ही बोल देंगे। हाँ यस, अभी मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ गाइस। बैंक मतलब वो बैंक नहीं है एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, ठीक है वो भी बैंक ही है, लेकिन बैंक मतलब देखो, बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल, उसमें ना कुछ कुछ कंपनी, जैसे एक कंपनी मैकेंजी एंड को, ठीक है, मैकेंजी अल्टीमेट कंसल्टेंसी, उसके बाद बीसीजी है, ठीक है। तो दीज आर द कंपनीज, मतलब
मैकेंजी, बीसीजी, उसके बाद मतलब और कुछ कंसल्टेंसी कंपनीज जो कि बहुत ही अलग टाइप के लोग लेती है, ठीक है। उसमें मतलब प्रोफाइल होता है, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल, ठीक है, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल। वो स्ट्रेटेजी प्रोफाइल के लिए लोग लगते हैं उनको, और स्ट्रेटेजी प्रोफाइल मतलब सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला प्रोफाइल होता है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाना, मतलब कोई चीजों की स्ट्रेटेजी बनाना, कोई सबसे बड़ा चीज होता है, राइट। तो आप बोलोगे यार कंसल्टेंसीज प्लस ये जो बैंक मतलब कौन से, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, उसके बाद अपना गोल्डमैन सैक, नमूरा, ये सब बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब अलग अलग टाइप के बैंक है, ठीक है। बैंक के अंदर भी ये सब फाइनेंस वाली सेक्टर्स वाली चीजें होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। आप देखोगे यार कंसल्टेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें अपने इंजीनियर लोग, अपन क्या करेंगे, अपन तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, अपन तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, अपन तो मैकेनिकल पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपनी सिर्फ टॉप कॉलेज में जाती है, ठीक है। ये कंपनी सिर्फ A+ ग्रेड एंड A ग्रेड, मैं 2 ग्रेड लिखूंगा, A+ ग्रेड एंड A ग्रेड कॉलेजेस में इन सब ये कंपनी जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जिस कंपनी में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, फिर उसके बाद इंटेल, उसके बाद कॉलकॉम, जो कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन वगैरह प्रोसेसर आप देखते ही होंगे, फिर उसके बाद एप्पल, उसके बाद मतलब सैमसंग का वो वाला प्रोफाइल, BEL, ये सारी जो कंपनीज होती है, ये कंपनीज का प्लेसमेंट उन जगह पे होता है, ठीक है। अपना होता है ना बेल लैब्स वगैरह जो है यूएस में, तो ये सारी जो कंपनीज, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप कंपनीज। गाइस, इसका वर्क कल्चर होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर, मतलब आप इसमें काम करोगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब कहीं पे है, अपनी औकात है, समझ रहे हो। जैसे कंपनीज होती है, जैसे अपने नॉर्मल इंडियन, मतलब अपने क्राउड के लिए जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, जो BNC ग्रेड में आएंगे, उनके लिए टॉप कंपनीज कौन सी होती है, उनके लिए टॉप कंपनी कौन सी होती है, इन्फोसिस, विप्रो, TCS। आपको पता है A+ ग्रेड एंड A ग्रेड कॉलेजेस में, इन कंपनीज में एकदम लास्ट प्लेसमेंट, मतलब लास्ट बेट, मतलब किसी में नहीं हुआ ना तुम्हारा प्लेसमेंट, किसी जॉब नहीं मिला ना, तो कहाँ पे जॉब लेने का, इन्फोसिस में, विप्रो में, TCS में, मतलब ठीक है, आकाश बोलते हैं मोतीलाल ओसवाल, नहीं जो भी है, मतलब ऐसे सब जगह पे आपको आप लेते हो, जब आपको टॉप कंपनीज में नहीं मिलता। और टॉप कंपनीज ये, अब टॉप कंपनीज में जाने के लिए कौन से कॉलेज होने चाहिए, तो A+ ग्रेड कॉलेज, A+ ग्रेड वन ऑफ द टॉप कॉलेज, मतलब आप में इनका सिंपल में 7 IITs, कौन से 7 IITs रहती है इसमें, 7 IITs में कौन से IITs आती है भाई, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, फिर उसके बाद कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, ठीक है। हाँ, तो ये 7 IITs जो है वो मेन IITs मानी जाती है, मतलब जो बहुत ही अच्छी IITs थी, है मतलब, ठीक है, ठीक है। तो 7 IITs, अभी उसमें ना जो नए कुछ IITs आए हुए हैं, कुछ नए IITs, IIT गांधीनगर और ऐसे 2-3 IITs में और ऐड हो रहे हैं, क्योंकि टोटल IITs कितनी है, अराउंड 21 to 23, मतलब और थोड़े से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा पकड़ते 7 IITs प्लस 3 न्यू IITs, ठीक है, प्लस उसके बाद 4 NITs आती है उसमें। कौन से 4 NITs आते हैं, किसी को पता है, कौन से 4 NITs आते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब 4 से 5 NITs बोल सकते हैं हम लोग, 4 to 5 NITs। कौन से होते हैं, एक है NIT त्रिची, NIT सूरतकल, ठीक है, NIT सूरतकल कर्नाटका में, मतलब जो सारे NITs जो साउथ में है, साउथ में आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, इसमें जो 4 NITs है वो पहले 4 टॉप NITs, सिंपल, मतलब वहां पे जो प्लेसमेंट होती है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है। मतलब सेम A ग्रेड में, A+ ग्रेड के कॉलेज के नाम बता रहा हूं मैं, तो 7 IITs, 3 न्यू IITs, मतलब 10 IITs होगी उसमें, 4 to 5 NITs में, जैसे बोला आपको, बोला NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT कैलिकट, ठीक है, NIT कैलिकट केरला में, मतलब थोड़ा सा मल्लू कल्चर है, लेकिन आप जाओगे तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। फिर कुछ लोग NIT इलाहाबाद वगैरह का भी नाम लेते हैं, लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि NIT कैलिकट इज बेटर देन NIT इलाहाबाद एंड NIT कुरुक्षेत्र वगैरह, ठीक है। और NITs भी बहुत सारे, 31 NITs है, उसमें से मैं आपको 4 से 5 टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ, बाकी सब एक ग्रेड में आएंगे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, ये 4 से 5 NITs। उसके बाद बिट्स, अब बिट्स में कौन सा बिट्स, गाइस, बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो मैंने सारे जो कॉलेज बोल रहा हूँ ना, इसके लिए आपका रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका JEE एडवांस प्रिपरेशन ही होना चाहिए। इफ यू वांट टू गो इनटू दिस कॉलेजेस, आपका प्रिपरेशन कौन सा होना चाहिए, इसमें आपको जाना है तो आपका प्रिपरेशन नॉट इवन JEE मेन, आपका प्रिपरेशन प्योर क्या होना चाहिए, JEE
एडवांस, ठीक है। तो बिट्स पिलानी, ठीक है। बिट्स गोवा अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके अंदर आ चुका है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, मैं ये वाला कॉलेज रखता हूँ। और एक कॉलेज है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और इसके अंदर एक और कभी कभी नाम दिया जाता है दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, DTU, लेकिन अभी DTU को मैं A ग्रेड में मान लेता हूं क्योंकि A+ में नहीं है वो, ठीक है। उसका पहला नाम बहुत ही अच्छा था। तो ये थे A ग्रेड कॉलेजेस गाइस, A ग्रेड कॉलेजेस, A+ ग्रेड। सर इनके लिए रैंक कितनी लगती है वो भी प्लीज बता देखो दीजिए। इनके लिए रैंक जो होती है ना गाइस, इसके लिए तू ऐसा पकड़ ले कि तेरे को टॉप एक अराउंड, देख क्या होता है, ब्रांच भी मैटर करता है। देखो ब्रांच कॉम्स की, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये 3 एवरग्रीन ब्रांचेस हैं। कौन से ब्रांचेस मैंने बोले? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। तो इन लोग का जो कट ऑफ होता है ना थोड़ा ज्यादा जाता है इन कॉलेज के लिए। तो आपको ऐसा पकड़ लो, आप अराउंड टॉप 3000 टू टॉप 4000 में आपका रैंक आना चाहिए इन 3 से 4 ब्रांचेस को मिलने के लिए। इसके अंदर ना थोड़ा सा और आप लोग ऐड कर सकते हो, मतलब टॉप 3000 बोल दो, टॉप 3000 बोल देते हैं। So you have to be in top 3000 to get into these colleges, some branch, ठीक है। इसमें मैकेनिकल के थोड़े से डेरिवेशन, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होता है, तो ये भी मैं इसमें मानता हूँ, ठीक है। कुछ जगह पे रोबोटिक्स वगैरह भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं मान के मैं बोल रहा हूँ कितना रैंक आना चाहिए, टॉप 3000। तो ध्यान में रखना, जेई मेन एंड जेई एडवांस, इन दोनों में जो रैंक आएंगे ना वो सब सेम आने वाले। जो पहले टॉप 5000 या टॉप 10,000 लोग होते हैं वो सब जगह पे क्या होते हैं गाइस, सेम। वो बिटसेट, जेई मेन, जेई एडवांस तीनों जगह पे सेम लोग होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स कौन से लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं, जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कौन से लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं, जो एडवांस, जो नहीं मैं एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जेई एडवांस के कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी जेई एडवांस की हो रही है, क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी सी भी मेंस की हो रही है, जिसमें मेरा एडवांस प्लस बैच है जहां पे एडवांस की भी सॉल्विंग होगी। क्वेश्चन सॉल्विंग, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा सा और ट्रिकी लगता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी मैं एडवांस के क्वेश्चन डाल देता हूं, क्योंकि जेई मेन में अच्छा करने के लिए आपको जेई एडवांस का तैयारी करना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं जेई एडवांस के एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, नहीं, लेकिन आप जेई एडवांस के प्रिपरेशन के बिना जेई मेन में अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। क्यों अच्छा नहीं स्कोर ला सकते? क्योंकि जेई मेन के थ्रू आपको एडमिशन किसमें मिलता है, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, बराबर। और एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के जो बेस्ट कॉलेजेस है, जो 4 से 5 एनआईटीज है, उसमें एडमिशन करने के लिए आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, किसके थ्रू जाना पड़ेगा गाइस, जेई मेन के थ्रू। तो जेई मेन के थ्रू आपको टॉप एनआईटीज में जाना है, तो जेई मेन में बहुत अच्छा रैंक आना चाहिए। और बहुत अच्छा रैंक कौन लाता है, इसके कंसेप्ट प्रॉपर है, जिसको क्वेश्चन सॉल्विंग आती है और जिसका प्रिपरेशन थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड भी है। थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, पूरा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप पूरा का पूरा एडवांस प्रिपरेशन करो, नहीं, आपको उतना प्रिपरेशन करना है जिससे आपका। अब ये है टॉप ए ग्रेड कॉलेज। ए ग्रेड कॉलेज में बहुत बाप कंपनी जाती है, ठीक है। और अभी के लिए आपके लेवल पे अराउंड 12 से 15 लाख का उनका एवरेज स्टार्टिंग वाला एनुअल इनकम होता है। मतलब आप ऐसा पकड़ लो अभी के टाइम में 80,000 टू 1 लाख की आपकी सैलरी होगी एवरेज, जिसमें कुछ बच्चों की सैलरी होगी 3 लाख भी होगी, कुछ लोग की 80,000 भी होगी। कुछ लोग होते हैं कि जो लोग स्टार्टिंग में 5-5, 6-6 लाख का भी पैकेज लेके जाते हैं, मतलब महीने का, मतलब साल का वो 70-80 लाख का पैकेज हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। और आप सोचो यार, आप एकदम बच्चे हो, जस्ट कॉलेज पास आउट हो रहा है, आपके हाथ में 2 या 3 लाख रुपए आ रहा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लाइफस्टाइल बदल जाती है भाई, लाइफस्टाइल ना सबकी बदल जाती है। मतलब आदमी एकदम खुशी से रहता है, टेंशन नहीं रहता, टेंशन फ्री रहता है। तो A+ ग्रेड कॉलेज का थोड़ा सा ऑरा अलग है, लेकिन उसके लिए आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आप आराम से पढ़ रहे हो, अपनी जिंदगी चल रही है, जीने दो, ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बोनस मिलता है ए ग्रेड। देखो ए ग्रेड कॉलेज भी ना अच्छे लेवल के कॉलेजेस है। इसमें रिमेनिंग आईआईटीज, रिमेनिंग एनआईटीज और हर एक स्टेट के, ठीक है, हर एक स्टेट के टॉप कॉलेजेस। अब हर एक स्टेट के टॉप कॉलेजेस में, जैसे महाराष्ट्र में की बात करूं तो महाराष्ट्र में टॉप कॉलेज कौन सा है? VJTI, ठीक है, सरदार पटेल, ICT नहीं, वो बी पे आएगा, ठीक है, ICT और COEP। अब मैं वापस बोल रहा हूं, ये जो मैंने 4 कॉलेजेस लिखे हैं, ये एक्चुअल में ए ग्रेड में नहीं आते, ठीक है, ये ए ग्रेड में नहीं आते गाइस,
लेकिन मैंने उसको लिखा है क्योंकि ये ए ग्रेड एंड बी ग्रेड के कंबाइन कॉलेजेस है। मतलब जो कंपनीज, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, मतलब आप IIT से और IIIT से NIT से आप डायरेक्टली इन कॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है ना भाई, तुम्हारे पास IIT का टैग है तो IIT का टैग है, उसकी औकात है उतनी, आप समझ रहे हो। तो वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैच होगा, लेकिन प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में, आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में थोड़े से ये ए ग्रेड में आ जाते हैं। कौन से कॉलेजेस? तो ये मैं बोलूंगा ए ग्रेड एंड बी ग्रेड दोनों का कॉम्बिनेशन है ये दो कॉलेजेस, और बी ग्रेड और ए ग्रेड के दोनों कॉम्बिनेशन है। अब बी ग्रेड में कौन से और कॉलेज आएंगे? जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे मैं मुंबई कॉलेज लिखूंगा, डीजे, मतलब ये सारे कॉलेजेस तो है ही, इसके एड ऑन में डीजे सांघवी, ठीक है, उसके बाद विवेकानंद, ठीक है, फादर एग्नल, ये सब कॉलेजेस, फादर एग्नल करके भी कॉलेज है, और उसके बाद और कुछ कॉलेजेस जो भी बन रहे, जैसे कमेंस कॉलेज, इसका गर्ल्स का कॉलेज है अपना इसमें पुणे में, पुणे का VIT कॉलेज है, ठीक है, पुणे में एक VIT कॉलेज है। मैंने और एक यहाँ पे भूल गया मैं, यहाँ पे और एक कॉलेज को ऐड कर दो ए ग्रेड में, VIT वेल्लोर, ठीक है, VIT वेल्लोर। फिर उसका अन्ना यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ गिंडी होता है, ठीक है, ये सब अलग अलग कॉलेजेस, अन्ना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ बैंगलोर के कॉलेजेस, ठीक है, व्हाट अबाउट आइशोर? हाँ, आइशोर नहीं, ये मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। ओके, ये थोड़ा सा आइसस, वो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, ओके, ठीक है। तो RV इंजीनियरिंग कॉलेज है बैंगलोर में, सबसे बेस्ट कॉलेज है वो, एंड वो एक्चुअली एग्जैक्टली ए ग्रेड का कॉलेज है, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, गुड, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी इसी में आता है, ठीक है, वो भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसको बोलते थे, जहां से सुशांत सिंह राजपूत था, ठीक है, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, NSIT, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NSIT दिल्ली। तो DCE, NSIT, ये सारे कॉलेजेस जो आते हैं वो ए ग्रेड में आते हैं, मतलब ए एंड बी ग्रेड, कुछ ए एंड बी ग्रेड का कॉम्बिनेशन, कुछ लोग प्योर ए, कुछ लोग प्योर ए एंड बी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब बी ग्रेड में जितने भी टॉप कॉलेजेस अपने इसके हैं, मतलब स्टेट के, जिसमें बी ग्रेड में जो अच्छे लेवल के कॉलेज बोल सकते हैं अपन, वो VJTI, सरदार, COEP, सरदार पटेल, ICT, अभी तो डीजे सांघवी भी आ चुका है उसमें, ठीक है, डीजे सांघवी, ठीक है। तो डीजे सांघवी को भी मैं भी थोड़ा सा मैं उसमें ही मानता हूँ, क्योंकि डीजे सांघवी का भी कुछ प्लेसमेंट, जैसे कंप्यूटर साइंस उनका जो ब्रांच है, स्पेसिफिक ब्रांच, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, डीजे सांघवी का। तो और बाकी फिर विवेकानंद और ये सब कुछ कॉलेजेस, राइट। तो ये बी ग्रेड में आते हैं। और सी ग्रेड कॉलेज में कौन से आते हैं? सी ग्रेड कॉलेज में बाकी सारे कॉलेज, ठीक है, मतलब उसमें भी C+C ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, उसमें भी कुछ कॉलेज अच्छे हैं। लेकिन होता क्या पता है, अब जब आपका अब मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ यार, आप पढ़ रहे हो बराबर, अब पढ़ के आप अच्छे कॉलेज में गए, आप कोई कॉलेज में गए, आपको जॉब ही नहीं मिला, आपको जॉब के लिए ना इधर उधर भागना पड़ रहा है, या कोई ऐसी नॉर्मल स्टार्टअप में काम करना पड़ रहा है जो स्टार्टअप कोई नहीं जानता, ठीक है, कुछ 15-20 हजार की आपकी सैलरी है, तो आपको कैसे लगेगा? थोड़ा तो भाई लगेगा ना, दुखेगा ना यार, मतलब यार मिल नहीं रहा है ये, और ये होता है गाइस, ये फील करते हैं लोग। लेकिन ये फील कब करते? 4 साल के बाद। अभी आप नहीं फील करोगे, और 2 साल होने दो, उसके बाद इंजीनियरिंग में जब 3rd ईयर में जाओगे ना, और प्लेसमेंट ही नहीं हो रही होगी तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज ही नहीं आती जॉब के लिए, तो आपका ना फिर वो चालू होता है, अरे यार मैंने पढ़ा होता तो क्या होता वगैरह, सब कुछ वो चमकना चालू होता है। तो A+ एंड A लेवल के लिए भाई बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पास अच्छा डिग्री है। अब जैसे मैं आपकी बात बताऊं, जैसे आपने, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप A+ एंड A लेवल पे, तो आपको ना प्रूव करना पड़ेगा। आप B एंड C लेवल पे सपोज होते हो ना आप कॉलेज में, तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं अच्छा हूं, मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। और कुछ लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब लोग IIT, NIT, बीट्स और अच्छे ये VJTI, सरदार पटेल और इसमें जाते हैं। कुछ लोग B में भी जाएंगे, C में भी जाएंगे, लेकिन फिर आपको मेहनत करके प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे जैसे लोग, अभी मैं खुल के बोलता हूं आपको, मेरे जैसे लोगों के साथ भी आपको थोड़ा सा कांटेक्ट रखना पड़ेगा बाद में। कैसे कांटेक्ट रखोगे? मुझे बताओ, कोई बोल सकता है कि मेरे साथ कांटेक्ट क्यों रखना पड़ेगा किसी को? थोड़ा सा लगाओ दिमाग। हाँ, स्टार्टअप नहीं, ठीक है, स्टार्टअप का फंडिंग वगैरह ठीक है, वो तो तुम्हारा कोई आइडिया तुम लेके आए और हमको अच्छा लगा तो हम फंड कर देंगे, लेकिन वो बात की बात है। स्टार्टअप नहीं, और कोई
कुछ बोल सकते हैं कि क्यों? कॉन्टैक्ट्स कंपनीज में। हाँ, कंपनीज में कॉन्टैक्ट्स, बिल्कुल। अब सपोज जैसे मेरे जितने भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा घाटी अपना महाराष्ट्र में, आपको वो स्टोरी जो बता रहा था मैं, शायद से आपको स्टोरी बताई थी ना मैंने, तो हमारी जो विंग होती है, कोई हर एक कॉलेज में, आईआईटीज में, एनआईटी में, सब जगह पे ना एक विंग होती है, ठीक है, मतलब हर एक की अपने अपने स्टेट की विंग होती है। तो हमारी महाराष्ट्र को जनरली घाटी बोलते हैं कॉलेजेस में बाहर जाके, तो अपनी घाटी विंग होती है। अभी सब घाटी नहीं होते, लेकिन स्टिल वो बोलते हैं, वो मतलब परंपरा है। तो घाटी विंग के जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा एट प्रेजेंट कौन से कंपनीज में मेरे सारे कलीग्स है, मतलब अभी मैं खुद ही था, क्योंकि मेरे में कीड़ा था, मुझे एक्टिंग विक्टिंग भी करना था, मुझे एक्टिंग का शौक था, बोलने का शौक था, इसलिए मैंने मेरा जॉब छोड़ा। स्टार्टअप का कीड़ा था अंदर, इसलिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो अलग अलग कंपनीज में, मैं अभी कंपनीज के नाम भी बताता हूँ, ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस के मैंने आपको कंपनीज का नाम कौन सा बोला? गूगल, एक डाउट, फेसबुक। हाँ बोल। तो मणिपाल भी टॉप में आता है? मणिपाल भी, मतलब मणिपाल का कैसा है ना, डीजे संघवी की तरह है। ए ग्रेड में, ए ग्रेड एंड बी ग्रेड के अंदर है वो, ऐसा पकड़ लिया, ठीक है। मणिपाल में कैसा होता है जनरली, मणिपाल में थोड़े से मतलब पैसे वाले लोग जाते हैं, पैसा आ गया है। देखो आईआईटी एनआईटीज में आपको क्या मिलेगा पता है? आईआईटीज एनआईटीज और टॉप कॉलेज में आपको क्या मिलेगा पता है? 50 to 60% लोग ना आपको एकदम, मतलब एकदम मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले मिलेंगे। 50 नहीं, मतलब 70% लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब क्या? जिनको कुछ करना है, जिनमें आग है, जिनके पास ना घर पे पैसा नहीं है, उनको पता है कि भाई मुझे मेहनत करके पैसा कमाना। तो ये मेहनत करने वाले लोग 70% लोग इन कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आग होती है। भाई मुझे पता है कि मेरे को, अभी जैसे यूपी बिहार की बात करूं मैं, यूपी बिहार राजस्थान में लोग एकदम गांव में होते हैं, वहां पे इतना ज्यादा, देखो वो ना स्मार्ट नहीं होते, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत स्मार्ट नहीं होते, लेकिन इतना मेहनत करते हैं और मेहनत से स्मार्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, हार्ड वर्किंग से स्मार्ट हो सकता है भाई, लेकिन हार्ड वर्क करना जरूरी है। और वो मैंने देखा है भाई, कोटा में इधर उधर, पहले के जमाने का कोटा, अभी का जमाने का कोटा नहीं, पहले के जमाने का कोटा में यार क्या मेहनत करते हैं लोग, 15-15 घंटा पढ़ते हैं। उनको पता है कि मेरे को भाई आईआईटी क्रैक करना ही है, मेरे को एनआईटी में जाना ही है, मेरे को बिट्स में जाना ही है, और मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को अपने माँ बाप को ऊपर बढ़ाना है, खत्म, ठीक है। ये चीज बहुत, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये चीज बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसमें ना, मतलब जब A+ और A ग्रेड लेवल में जाओगे ना कॉलेज में, तो आपको ये वाले सब लोग बहुत मिलेंगे, थोड़े से मतलब पैसा ज्यादा है आपके पास, ठीक है। तो नरसिंह मुंजी है यहाँ पे, NMMS, ठीक है, NMIMS कॉलेज है, फिर उसके बाद MIT है, मतलब मणिपाल इंस्टीट्यूट है, फिर उसके बाद टू सर्टेन एक्सटेंट इवन लाइक VIT है, VIT वेल्लोर। तो इन सब कॉलेज में क्या है ना, पैसा काफी, मतलब 3-4 लाख रुपए का भी, तो आईआईटी का फी भी उतना ही है। लेकिन आपको होता है ना यार, मैं मेरे इंजीनियरिंग में 15-16 लाख रुपए डाल रहा हूँ 4 साल का, तो मुझे रिटर्न भी उतना ही फास्ट आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या पता है, मुंबई में, खास करके मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई के जो लोग BNC लेवल के होते हैं, जो लोग BNC से होते हैं या A से होते हैं, यूएस पता है आपको, मतलब यूएस में आपको होता है मास्टर्स करने के लिए, मतलब बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने के लिए आदमी कहाँ पे जाता है? मतलब मास्टर्स 2 जगह से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी करते हैं कुछ लोग, नहीं कुछ लोग यहाँ से भी जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, और कुछ लोग कहाँ पे करते हैं? यूएस में। तो मास्टर्स करने के लिए 2 एग्जाम्स आप देते हो बाद में, मतलब आपका इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आप लोग ना 2 एग्जाम दोगे, GRE GMAT दोगे। GRE GMAT देके आप कहाँ पे जाओगे? यूएस में जाओगे। यूएस मतलब बाहर, अब्रॉड, मतलब यूएस, जर्मनी, इधर उधर कहीं पे भी। और यहाँ पे के लिए अपन क्या देंगे? यहाँ पे अपन कैट देंगे एंड गेट देंगे इंडिया में। तो ये इंडिया के लिए, और ये आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये आउट ऑफ इंडिया के लिए है और ये इंडिया के लिए है। इसमें होता क्या है भाई, कैट देके आपके पास, मतलब कुछ लोग जो बेसिकली इन कॉलेजेस से है, हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ A+ एंड A ग्रेड वाले कॉलेजेस वाले लोग कैट नहीं देते या GRE, वो भी देते हैं, उनको भी अच्छे कॉलेजेस मिलते ही है। लेकिन खास करके आप सपोज B में और C में पहुंच गए और आपको अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज आप BNC के, मतलब आप नॉर्मल कॉलेज में, आपने ज्यादा पढ़ा नहीं, 11th-12th में आपकी हालत खराब हो गई, आपने नहीं पढ़ा, आपको इन एग्जाम्स में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपको वापस बता देता हूं,
जैसे जैसे इंडिया में कॉलेज कितने हैं भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने इंडिया में, बहुत बहुत कॉलेज है। वैसे मेडिकल कॉलेज की भाई बात करूं, ठीक है, मेडिकल का ज्यादा एकदम सिंपल है, मेडिकल में कुछ नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला तो मैंने क्या बोला था आपको, एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला तो कितना रुपए लेके बैठना है आपको हाथ में, 1 to 1.3 भाई 1 करोड़ हाथ में लेके बैठो, 1 करोड़ लेके बैठो तो आपको एमबीबीएस मिलेगा, नहीं तो फिर एमबीबीएस के बाद बीडीएस से, बीएचएमएस से, बीएमएस से वो लेना पड़ेगा आपको, सिंपल। तो मेडिकल के लिए कुछ ज्यादा ना सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। मेडिकल के लिए, नीट के लिए आपको मेहनत करनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बोल रहे अरे सर तो बहुत अच्छे ऊपर लेवल का पढ़ाते, नीट का लेवल है ही नहीं, भाई पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वो इतना करो, सिंपल सी बात है, आपको बहुत काम आएगा बाद में नीट में। तो ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, हम काफी साल से लोगों को देख रहे हैं, क्या करना है वो हमको पता है। तो जो हम कर रहे हैं, वो जो हम बता रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाओ, नीट वाले लोग भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जो लोग को होता है ना भाई कि अभी मेरा बीएनसी लेवल पे हो गया, मेरे को कुछ अच्छा लाइफ में करना है, फिर वो मास्टर्स के लिए बाहर जाते हैं, एमएस करने के लिए। अब जितने यूनिवर्सिटीज आप देखोगे, इतने सारे यूएस में यूनिवर्सिटीज है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, आपको पता है कितने, बहुत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। और उसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, कोई बोल सकता है टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है यूएस के, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से? एमआईटीज मत बोलो, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, उसके बाद येल, कैम्ब्रिज। अभी देखो, एक सीरीज है आईवी लीग्स, जितने भी सारे आईवी लीग्स है उसमें 9 कॉलेज आते हैं, ठीक है। आईवी लीग में ये सब येल, प्रिंसटन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद और 5-6 चीजें, ठीक है। तो आईवी लीग्स जिनको बोलते, जो यूएस के ईस्ट रीजन में है, ठीक है, ईस्ट रीजन में से कुछ 9 कॉलेजेस है जो आप देख सकते हो। मैंने कौन सा लीग बोला? आईवी लीग। आप आईवी लीग चेक करो, इसमें मैंने बोला था ना आपको, जो जिसमें मुझे एडमिशन मिला था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मैं लिखता हूँ, पता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, गया वहां पे, छोड़ के आ गया, ठीक है। मैंने वहां पे मेरा पूरा का पूरा एडमिशन हुआ, मैंने 5 लाख रुपया भर भी दिया था, क्योंकि मैं 2015-16 की बात है, फ्रस्ट हो चुका था, मैं बोला भाई इंडिया से निकलना है मेरे को, बहुत हो गया, ठीक है। अब वहां पे जाके अपना मतलब कुछ कर लेंगे अपन। तो मैंने अप्लाई किया, अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके बाद में गया नहीं, उसके बाद में मैंने वो एडमिशन को मतलब रिजेक्ट कर दिया, मतलब ड्रॉप आउट हो गया मैं। तो कहीं कहीं भी मैं लिखता हूँ कोलंबिया का नाम, ठीक है। तो वो आईवी लीग में आता है। जैसे यहाँ पे एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, ठीक है। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली बोलते हैं अपन, कैलटेक, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है गाइस। आपको पता है इसमें जाना है ना आपको, मैं ये स्पेसिफिक में, नॉट इवन आईवी लीग, मैं इन 4 कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली, कैलटेक, और इसमें हम लोग और एक चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे एमबीए के लिए हार्वर्ड वगैरह होता है, वैसे यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको जाने के लिए ना, आपका बैकग्राउंड A+ और A ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो? आप A+ एंड A लेवल के कॉलेज से हो तो ही आप इनमें जा सकते हो, इन कॉलेजेस में जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आईवी लीग्स, कुछ आईवी लीग्स होते हैं वो नॉर्मली बीएनसी पे भी ले लेते हैं, लेकिन बीएनसी में आपको क्या बनना पड़ेगा? बीएनसी में इन कॉलेज में जाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? टॉपर बनना पड़ेगा। तो आप जो भी कॉलेज में, जैसे आपने सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज से, आप बोरीवली में सेंट फ्रांसिस कॉलेज इंजीनियरिंग, उसमें आप गए, आपको पता आपको जॉब नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? आप सेंट फ्रांसिस में अच्छा पढ़ के, इंजीनियरिंग में अच्छा पढ़ के आप अच्छा मार्क्स लाओगे, टॉप करोगे, तो आप इसमें जा सकते हो, और फिर बहुत सारे कॉलेज। आप समझ रहे हो? तो गाइज, मेहनत तो लास्ट में भी करनी पड़ेगी आपको। टॉप कॉलेज में, अब सिंपल सी बात है, टॉप कॉलेज में आप जाते हो तो अलग ही माहौल होता है वहां पे। यूएस में भी टॉप कॉलेज में आप जाते हो तो अलग माहौल होता है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको सपोज किसको जीमैट देख के एमबीए करना होता है, ये सब के एग्जाम के बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं, ये बात की बात है, ठीक है। तो गाइज, आपका यही जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला जो 4 साल का इंजीनियरिंग वाला जो बैकग्राउंड है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आप इवन यूएस में कौन सी यूनिवर्सिटी पास आउट होते हैं। यूएस में भी कौन सी यूनिवर्सिटी पास आउट होना है वो कौन डिसाइड करता है? इधर के 4 साल इंजीनियरिंग कहाँ पे जाते हो, और इधर के 4 साल कहाँ पे जा रहे हो, कौन डिसाइड करता है? इधर के 4 साल जो जाते हैं वो कौन डिसाइड करता है? भाई ये 2 साल जो अब अभी हो, जिसमें जो आपके हाथ में है, 11th-12th, समझ रहे हो? 11th-12th में आप जिस तरीके से पढ़ते हो, आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देता है, फ्यूचर सेट करता है। मैं तुमको सीधे सीधे बता रहा हूँ, मतलब मैं परसों मेरा एक मीटिंग हुआ,
फंडिंग के लिए, फंडिंग मतलब लेट्स से मुझे मेरे पास एक दिमाग में, मेरे पास भी खुद एक आइडिया हुआ है जो उसमें मुझे एजुकेशन की इसमें ही है और मुझे ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ करना है, एक अच्छा वाला आइडिया मेरे पास स्ट्राइक हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, उस बंदे ने बोला कि सर ठीक है आपका भी टीम है, आतिफ सर है, मैं हूँ, मतलब जो टीम है मास्टर क्लास का, मतलब काफी तगड़ा बैकग्राउंड है, इसीलिए आपको इवन वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है वो आपको खड़े रखेंगे। ये तो जो वेंचर कैपिटल करता है ना, मतलब जो 100 200 करोड़ की फंडिंग करते हैं, भाई आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो ना, आपके पास टैग नहीं है ना A++ लेवल का, तो आपको मतलब ऐसा लाइटली ले लेंगे, अरे जाओ चलो निकलो चलो जाओ। तो ध्यान में रखना गाइस, 11th and 12th पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है IIT नहीं गए, NITs नहीं गए, BITS नहीं गए, लेकिन एटलीस्ट VJTI, सरदार पटेल, DJ सांघवी, ICT, इनका टारगेट रखो। मतलब भाई बॉटम मोस्ट मेरे को ये मिलना चाहिए। हाँ उसके बाद सपोज और नीचे मिलता है, आपने पढ़ाई किया आपको नीचे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। लेकिन वही वो BNC लेवल कॉलेज में जाने के बाद ना, आप A++ लेवल के साथ आप अपने कॉन्टेक्ट बना के रखोगे और उनके थ्रू, ठीक है, आप और फिर आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छा GPA, आपका GPA होता है, मतलब मार्क्स होते हैं वहां पे, तो GPA CGPA बोलते हैं उसको अपन, ग्रेड्स, आपके ग्रेड्स आपको अच्छे से रखने पड़ेंगे, तो फिर आपके ना रास्ते बाद में खुले हो जाएंगे। और A++ में कैसा है, लोग चिल आउट मारते हैं, यार कोई ग्रेड की कुछ पढ़ी नहीं होती, आराम से मजा करते, उसके बाद भी उनको जॉब मिल जाता है, अच्छा सब जगह पे अच्छा मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है ना, मतलब जिंदगी में मजा ही करते बाद में वो लोग। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये 2 साल जो है गाइस, 11th 12th, कोरोना लॉकडाउन है, वैसे भी बाहर नहीं जा रहे हो, घर पे मस्त पढ़ो और जिंदगी भर एंजॉय करो, या उल्टा करो, ये 2 साल जो है ना एंजॉय करो, जिंदगी भर मेहनत करो। मैं सिंपल सी बात हर बार बोलते रहूंगा ये चीज, 2 साल भाई पढ़ो अच्छे से, जिंदगी भर मेहनत करो, ठीक है। हम कौन सी लाइफ जीते हैं ना, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन है, हम किस किस टाइप की लाइफ जीते हैं ना आपको पता भी नहीं है, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जाओगे, तो घर, तो हमारा घर, आपका एड्रेस भी दे देंगे हमारे घर का, आओ यहाँ पे मिलो आराम से, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की लाइफ हम लोग अभी जी रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं जो हम लोग देख रहे हैं वो लाइफ अलग है, हमारी बाद में आफ्टर वर्क हमारी लाइफ अलग होती है, लेकिन वो लाइफ जीने के लिए आपको चाहिए पैसा, वो पैसा निकालने के लिए आपको कुछ चाहिए आपके अंदर, और कहीं भी सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए। आप 10 लोगों के सामने जाते हो और आप एक आपका इंप्रेशन वहां पे खड़ा करते हो, इंप्रेशन, वो इंप्रेशन जमाने के लिए ना आपको ना टैग चाहिए आपके पीछे, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन बैकग्राउंड, वो पैसे वाला बैकग्राउंड कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। पैसा वाला बैकग्राउंड मतलब क्या, भाई मैं तो बहुत, मेरा बाप तो बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, तो मेरे को वैसा कुछ नहीं होता भाई, पैसा वैसे कोई नहीं, लोग बाद में तुमको क्या बोलोगे, अरे नहीं यार तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे बाप के पास पैसा है, तुम्हारे पास थोड़ी पैसा है, अरे तुम तो, ठीक है अभी गाली नहीं दे सकता मैं, समझ लो, ऐसा लोग बोलना चालू करेंगे तुमको, बाद में अच्छा लगेगा तुमको। तो भाई अपनी इज्जत कमाओ, मतलब अपनी प्रॉपर तरीके से, और वो जो तुमको मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा सिर्फ अच्छा पढ़ के, ठीक है, तो उसको भूलो मत, मस्त अच्छे से पढ़ो। अभी आपने कॉमर्स आर्ट्स तो नहीं लिया ना, साइंस लिया, साइंस में भी आपने अच्छा जगह पे आए हो आप, तो भाई मेक यूज ऑफ इट, मतलब करो, और मतलब मैं आपको बोला था बात बीते तो आप करते रहो, ठीक है गाइस। और जितना ही फंडा देते अपन तो मिलते, क्योंकि मेरा सेकंड लेक्चर भी है, और जैसे मैंने बोला मैं भी मतलब 1-2 हफ्ते के बाद ऐसे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मुझे सेकंड लेक्चर भी लेना है, वापस खड़ा ही होना है। आकाश आर्किटेक्चर तू पहले ना अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से पढ़, आर्किटेक्चर तेरे को करना है नहीं करना बाद में देखेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर में कौन से कॉलेज वगैरह होते हैं वो बाद में देखेंगे। अभी मैंने जैसे इंजीनियरिंग का बताया, मैंने मेडिकल एंड आर्किटेक्चर और अलग कुछ कॉलेज जो आइजर वीजर जो होते हैं रिसर्च, उसका भी बाद में बताऊंगा, मैं सब एक साथ नहीं बताऊंगा, मैंने बोला था 10-10 मिनट का बाद में सेशन रखते जाऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में भी शायद से 10 मिनट लास्ट में बता दूंगा मैं। बोलो तो वो आप कुछ इंटरेक्टिव क्लास टू नो ईच अदर एंड बिहेव लाइक स्कूल एंड दिस एंड दैट, हम लोग ने पेरेंट्स वाले मीटिंग में लाइक आपको बताया था, बट वी डोंट नो रियली ईच अदर लाइक क्लास में एंड ऑल, सो यू वर गोइंग टू टेक सच काइंड ऑफ लेक्चर। हाँ वो भी लेने वाला है ना, मैंने बोला था दिवाली के बाद अपन लेंगे, अभी सबके साथ मीटिंग हो चुके, तो दिवाली के बाद अभी मैं करने वाला, वो करेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे 15-20 लोग का अपन वो बातचीत वाला चीज करेंगे, वो जूम मीटिंग पे करेंगे, जूम वेबिनार पे नहीं, मतलब हर एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं, बाय गाइस। ये शाम का लेक्चर नहीं बैठेगा, 3 बजे का 3 बजे का लेक्चर है ना, वो तो है सेंटर ऑफ मास कोलिजन, बैठो जो बैच 1 एंड 2 वाले लोग तो बैठना है,
हमको बैठने का नहीं है ना? हाँ नहीं तुमको नहीं बैठना, तुमको क्यों बैठोगे? ठीक है चलो बाय बाय सर। बाय Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. बाय Thank you, बाय sir. Bye, sir. बाय बाय